अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। जुम्मे को बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि वीकेंड आने वाला होता है। हम जब प्रोग्राम खत्म करते हैं उसके बाद हम कहते हैं अच्छा अब 2 दिन हमने रेस्ट नहीं करना, रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन आज हमें खुशी ज़्यादा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। आज किसकी सालगिरह है? आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह तो है ही है। इसके साथ साथ आज समा की सालगिरह भी है। समा टीवी, हमारी ये प्यारी ऑर्गेनाइजेशन, आज 13 बरस हो गए जनाब समा टीवी को, और समा एफएम को 8 साल हो गए। तो ये दोनों बच्चे जवान होना शुरू हो गए। एक 13 साल का, एक 8 साल का हो गया। और क्या भाई, आज है क्रिसमस। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो आज जनाब अपना मजहबी त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मना रही है और फुल अकीदत जो है वो दिखाई गई। कल हमने देखा जैसे रात के 12 बजे गिरजाघरों में इबादत का इनेकाद हुआ, और एक ईद का त्यौहार है ना उनके लिए, उनकी भी खुशियों का। लेकिन उनकी खुशी का त्यौहार में हम बार बार कहते हैं कि एसओपीस के साथ अपना जो भी त्यौहार है अपना एसओपीस के साथ मनाएं। और त्यौहार, सालगिरह और जनाब ढेर सारी अच्छी अच्छी खबरें। उसके साथ साथ एक तब्दीली की भी खबर है। एक तब्दीली की खबर भी है हमारे पास जनाब। डीजी रेंजर्स सिंध की कमान की तब्दीली, कल पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। अब जनाब डीजी रेंजर्स सिंध हैं मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी। इन्होंने नए डीजी का ओहदा संभाल लिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कराची इज़ द बिग सिटी, यहाँ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है जो भी डीजी आते हैं वो उन चैलेंजेस को खूब समझते हैं और उससे निपटने के लिए नए नए अंदाज अपनाए जाते हैं। और अगर हम स्पेशल थैंक यू कहेंगे मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब को, उन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान अब मेजर जनरल इफ्तिखार हसन साहब के सपुर्द कर दी है। जिस तरह कल रेंजर्स हेडक्वार्टर में पुरवकार तकरीब हुई, इसके अलावा बहुत सी और मुलाकातें भी उनकी हुई, जिसमें आईजी सिंध मुश्ताक साहब की मुलाकात भी बड़ी अहम रही। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कहते हैं कि जो हमारे यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं इनकी वजह से पाकिस्तान में अमन कायम है, और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस झंडे तले कहना चाहिए कि मुत्तहिद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से हम घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, हर तरह से हम महफूज अपने आप को समझ रहे होते हैं, वो यही वजह है कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारी रेंजर्स है, जो हमारी पाक फौज है, वो हमा वक्त जो है वो हमारे लिए तैयार है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जब हम बात करते हैं, हमें बड़ा सपोर्ट किया स्पेशली मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब ने। मैं उनका पर्सनली भी थैंक यू कहूँगा, बिकॉज बहुत से इवेंट्स में हम लोग गए जस्ट बिकॉज ऑफ हिम के, हमने वहाँ पे शूटिंग की, और स्पेशली उनके इस दौर में जो सबसे वैल्यूबल एडिशन था मेरे नज़र में वो ये था कि एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। उस एप्लीकेशन का भी हमने स्पेशली शूट किया जाके कि एक क्लिक पे आपकी मदद की जाती है। आप कराची में अगर कहीं पर ख़तरा हो तो कैसे फौरन से जो है ना पहुंच जाते हैं। आपके लिए जनाब आपके मुहाफिज पहुंचेंगे। नई नई चीज़ें आती हैं, और मुझे लगता है जब कोई कमान संभालता है उसके लिए मजीद ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। उसे सोचना होता है कि नई तरीके से काम कैसे करना है, कैसे बताना है कि अच्छा मैं अब जो है वो ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। अच्छा, उनको जो नया चैलेंज मिला उसकी बात भी कर लेते हैं। नाउ ही इज कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, और आज जब उन्होंने ये कहना चाहिए कमान संभाली, तो आज ही के दिन वो मेहमान खुसूसी थे। कहाँ पर? मज़ार कायद पर, क्योंकि गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब वहाँ पर अब से कुछ देर पहले हुई है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली, और इसके मेहमान खुसूसी थे कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब। मजे की बात होती है ना। अच्छा, एक ओहदा आपने छोड़ा है, जब दूसरे ओहदे पे आप आए हैं और तरक्की मिली है। अल्लाह आपको इसी तरह से तरक्कियों से हमकिनार करे, और पाकिस्तान के आप इसी तरह खिदमत करते रहे। आगे बढ़ते हैं, आप बानी पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। बानी पाकिस्तान ने लाहौर में 3 दिन नाश्ता कहाँ किया? पता है आपको? नहीं पता, हम बताएंगे। मुझे भी नहीं पता, मैं भी चलिए हम दोनों को नहीं पता, लेकिन हमारी टीम को पता है कि किस बेकरी का केक उन्हें पसंद था। तो आज शो में उस बेकरी का आपको विजिट कराएंगे, आगे चलकर बताएंगे। उस बेकरी का आपको विजिट कराएंगे और बताएंगे कहाँ है, कितने मजे के वहाँ के बिस्किट्स हैं। आगे चल के बताते हैं। पाकिस्तान भर में क्रिसमस मनाई जा रही है, हम जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, और इस पर भी आज हमने खुसूसी सेगमेंट हमने मेहनत की है, हमारी टीम ने मेहनत की है। गए थे एग्जैक्टली वहां पर, तो वो आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा एक बड़े जबरदस्त मेहमान आज हमारे होंगे। कराची गुलशन इकबाल में डाकुओं को राइडर कैसे भारी पड़ा, वो राइडर आज स्टोरी सुनाएगा कि उसने कैसे बंदूक छीनी और कैसे अपने आप को उसने महफूज रखा। तो उसकी दीदा दलेरी, उसकी ये कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आज है समा की भी सालगिरह, समा टीवी एंड समा एफएम
तो हम वो सेलिब्रेट करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। आज उनका यौम पैदाइश है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदलते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं। नक्शे में पाकिस्तान उभरा किसकी वजह से? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि पाको हिंद और पूरी दुनिया में हमें कायद आज़म जैसी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जिद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी अनथक कोशिश, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। हम खुल के कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम एक आज़ाद कौम है। और पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत बात कि जो झंडा, उसमें अक़लियत और अक्सरियत जो है, उन दोनों की नुमाइंदगी हो रही है। पाकिस्तान के इस झंडे तले हम सब एक हैं, और ये कायद आज़म ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सबको आज़ादी होगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मसलक, किसी भी जमात, किसी भी मजहब से हो। और अगर हम कायद आज़म की बात करें, उनके कैरेक्टर की बात करें, उनकी पर्सनालिटी की बात करें, क्वालिटीज़ की बात करें, उनके अंदर तदब्बुर, फ़हम फरासत, सियासी दूरंदेशी, और अगर हम उनकी जिद्दोजहद की बात करें तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों को यहाँ से चलता किया, बल्कि मुसलमानों के लिए जो आज़ाद रियासत का हुसूल था वो उनके बगैर मुमकिन नहीं था। और आज के मौजूदा सियासतदानों को उनसे बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, तो ये उनका दिया हुआ हमें तोहफ़ा है। इस तोहफ़े को महफूज बनाएं, इसकी कदर करें। आज आज़ादाना माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जिंदगी कायद आज़म की मरहूने मिन्नत है। बाबा कौम ने अनथक कोशिश की हमें पाकिस्तान देने के लिए। उनकी जिंदगी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कायद आज़म की बात हो रही है, और एक सवाल, बल्कि एक नहीं कई सवाल लेकर हम शहरियों के पास भी गए कि हम कायद आज़म के बारे में क्या जानते हैं, उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक क्या जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी से मुताल्लिक क्या जानते हैं। तो कई सवालात शहरियों से किए गए। मिसाल के तौर पर कायद आज़म की मादरी ज़बान, मदर टंग क्या थी, उनके भाइयों के क्या नाम थे, कायद आज़म ने इब्तदाई तालीम हासिल कहाँ से की? जवाब हमें क्या मिले, ज़रा सुनिए। 25 दिसंबर 1876 को कराची में कायद आज़म पैदा हुए थे। 25 दिसंबर को मेरा ख्याल कायद आज़म की बर्थडे है। 25 दिसंबर को मेरे ज़हन से बात निकल जाती है हर बार। 25 दिसंबर को कायद आज़म पैदा हुए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम कराची से हासिल की, फिर उन्होंने इंग्लैंड से हासिल। कराची से। कायद आज़म ने इंग्लैंड से तालीम हासिल की। वो उन्होंने मेरे ख्याल लाहौर से या सियालकोट से, मेरे ख्याल तकरीबन मुझे इतना। कराची से। कायद आज़म ने तालीम इंग्लैंड से हासिल की। कराची। उनके भाई का नाम था रहमत अली। 25 दिसंबर को हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। कायद आज़म के भाई का नाम रहमत अली। नहीं, ये सर नहीं सर। भाई के नाम का तो पता नहीं। कायद आज़म ने वफात 1948। उनकी मादरी ज़बान उर्दू थी। कायद आज़म की मादरी ज़बान थी उर्दू। मेरा ख्याल उर्दू होनी चाहिए, वैसे तो वो एडवोकेट थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी ज़ुबान उर्दू थी। कायद आज़म की मादरी ज़बान उर्दू थी। कायद आज़म की 11 सितंबर 1948। अब इतने सारे सवाल शहरियों से किए गए और जो जवाब दिए तो मुझे तो हंसी आ रही थी। अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है सडन कोई आके आपके आगे माइक कर दे। नहीं, बट ऑनेस्टली ये थोड़े से ना दुख की बात भी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कायद हैं और उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, इब्तदाई तालीम, उनके भाई, उनकी फैमिली से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन, उनकी गुजराती थी, हम सबको मालूम होना चाहिए। बट चलिए ठीक है, आपकी बात मैं उस हद तक मान लेता हूँ कि एकदम माइक रखें तो जिस तरह उस बच्चे ने कहा मेरे ज़हन से फ़ौरन निकल जाता है, तो ये हो सकता है थोड़े से पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान के बानी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद कई इमारतों का अगर हम जिक्र करें तो अपने तर्ज तामीर और खूबसूरती की बदौलत मुनफरिद मकाम रखती हैं, लेकिन चंद इमारतें ऐसी भी हैं जो किसी शख्सियत के नाम से जानी जाती हैं, और उसकी शान भी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर ऐसी अजीम शख्सियत ने क़याम किया होता है, या उनके नाम से वो मंसूब होती है कि वो शख्सियत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जैसे कि महक, आप जान रहे थे, उसका नाम है महक मंजिल। ऐसा कोई कुछ नहीं है, ऐसा लाइटर नोट में कहा था मैंने, बट यू नेवर नो, आगे चलकर हम नाम रख लें उस बिल्डिंग का। अच्छा चलिए, हम जिस इमारत की बात करें, ज़ियारत रेजिडेंसी, ज़ियारत की हम बात करें, जहाँ पर ज़ियारत रेजिडेंसी है, कायद आज़म के चंद रोज़ा क़याम ने इस इमारत की शान बढ़ा दी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन इसी ज़ियारत रेजिडेंसी में उन्होंने क़याम किया। इसकी तारीख़ी हैसियत है। ज़ियारत से मुजीबुल्लाह ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं।
चारों अतराफ से सनोबर के जंगल में ढकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी क़यामगाह, लकड़ी के दिलफरेब इंतजाज से तैयार की गई हसीन इमारत जिसे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत इमारत 1892 में अंग्रेजों के दौर में तामीर की गई। बानिया पाकिस्तान ने नासाज़ी तबीयत की वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन इस रिहायशगाह में क़याम किया, जिसकी वजह से इसे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का नाम देकर कौमी विरसा करार दिया गया। तारीखी इमारत को देखने साल भर सयाहों का रश लगा रहता है। हमें तो इस जगह से जज्बाती एक लगाव है, मोहब्बत है, क्योंकि हमारे कायद की जगह है ये। खूबसूरत इमारत कायद-ए-आज़म की बारूफ शख्सियत का एहसास दिलाती है। यहाँ न सिर्फ बानिया पाकिस्तान की यादगार तस्वीर मौजूद है, बल्कि इसे म्यूजियम बनाकर कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया को भी महफूज रखा गया है। जो यानी कि सुना था उससे ज़्यादा अच्छा इसको यानी कि हमने आके पाया। बहुत ज़बरदस्त जगह है और अंदर से कमरे वगैरह यानी कि एक लाइफस्टाइल पता लगता पड़ा कि कायद-ए-आज़म हमारा कायद जो है कैसे ज़िंदगी गुजाम उन्होंने गुजारी है एक पुरसकून जगह पे। हम लोग लाहौर से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और हम लोग लाहौर से स्पेशली यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं। इमारत के बैरूनी चारों अतराफ में लकड़ी के सतून और अंदरूनी हिस्से में भी लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी की गई है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में 4 कमरे मौजूद है। निचली मंजिल में 1 आरामगाह, नशिस्तगाह, 1 हॉल और ऊपर की मंजिल में भी 2 आरामगाह और 1 कमरा वाक़या है। कायद-ए-आज़म की अलालत के दौरान मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उनकी तीमारदारी के लिए यहाँ क़याम किया। आज भी न सिर्फ रेजिडेंसी की इमारत बल्कि सरसब्ज़ व शादाब वादी से बहन भाई की बेमिसाल और वालेहाना मोहब्बत की खुशबू को महसूस किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, ज़ियारत। तो जनाब, जैसा कि हमने इमारत के मनाजिर भी दिखाए, उस पर अपनी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि इमारत की जो तर्ज तामीर है, जिसमें चीज़ें उसको वैसे रखा जाए, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम बहुत सारे सासों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। अभी ज़रा हम ब्रेक पे ध्यान देते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, हर मजहब में एक त्यौहार होता है जो उस मजहब की अक्कासी करता है। इस त्यौहार को मनाने का मकसद यही होता है कि खुशियाँ बांटी जाएं, पुरअमन रहने का पैगाम दिया जाए, मुत्तहिद होकर अपनी खुशियों को बांटा जाए, तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम होती है और मज़े मज़े के मीठे भी बनते हैं। और जाहिर है 12 बजते ही जब इस दिन का आगाज़ होता है, यानी सेलिब्रेशंस का आगाज़ होता है, तो प्रेयर्स से उसका आगाज़ होता है। हम चर्च भी जाएंगे, वहाँ का माहौल है क्या वो आपको दिखाएंगे। एट द सेम टाइम जो इस कॉलोनी को सजाया गया है उसकी बात भी करेंगे। सेंटा कहाँ पर है और जो विंटर का एक फ्लेवर है, जो फेस्टिविटी ऑफ द विंटर है, वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दैट मीन्स स्नोमैन, स्नोफ्लेक्स, तो ज़ाहिर है वो अटैच होते हैं इस दिन के हवाले से, इस मौसम के हवाले से, दिसंबर के हवाले से। तो दिखाते हैं आपको एक गलियाँ कितनी खूबसूरत सजी हुई हैं और किसने इसको सजाया है, उससे भी बात करेंगे। और घर वालों की तैयारियां कि भाई कैसी है, और जनाब इस ईद पर क्या क्या नए जोड़े बने हैं, कौन कौन से नए पकवान हैं, कितनी ईदी मिली है, किसका इंतजार रहता है। वैसे 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का इंतजार रहता है। सेंटा क्लॉज का इंतजार तो रहता है। हो सकता है कि हमारी भी मुलाकात हो जाए। चल लेट्स सी, सेंटा में मिलता है नहीं, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 इस बार सेलिब्रेशंस मुख्तलिफ हैं। जरा दिखाते हैं आपको कि यहाँ की सेलिब्रेशंस है कैसे। चलिए हम इस वक्त मौजूद हैं चर्च में और यहाँ पर वक्तन फवक्तन ज़ाहिर है मसीही बिरादरी आ रही है, प्रेयर्स का भी इनेकाद किया जाता है और ज़ाहिर है उनके इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। और रात 12 बजे के बाद से यहाँ पर गहमा गहमी, तो इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम गुजर चुके हैं, ऐसे लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, और जिसको जिस तरह टाइम मिल रहा है वो आ रहा है, अपनी प्रेयर कंप्लीट कर रहा है और फिर जा रहा है। ये यानी गिरजा घर में आमद और उसके बाद अपने दिन को शुरू करना, अपनी सेलिब्रेशन का आगाज़ करना मसीही बिरादरी की सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। और जैसे कि हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं कि हर मजहब में एक सेलिब्रेशन का जो त्यौहार होता है उसको स्टार्ट करने का एक मुनफरिद अंदाज होता है। अब जब यहाँ से लोग अपने घरों में जा रहे होंगे, उसके बाद मीठा खाएंगे, खाना खाएंगे और गैदरिंग्स होंगी और बड़ा हल्ला गुल्ला होने वाला है। क्रिसमस का त्यौहार क्रिश्चियन कम्युनिटी हल्ले गुल्ले के साथ लेकिन एहतियात के साथ मना रही है। एहतियात के साथ, बट एट द सेम टाइम हाउ ब्यूटीफुल इज दैट
कि हमारे मसीही बरादरी विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और जब वो पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, वो हम सब के लिए दुआ करते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ करते हैं, तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। मिलजुल के रहते हैं और हम देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हो रहा होता है, यानी पाकिस्तान से बाहर जिस तरह से अक़लियतों को डील किया जाता है वो इंतहाई दिल को दुखाने वाला होता है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की एग्जाम्पल्स मौजूद है कि अगर एक गली में क्रिश्चियन कम्युनिटी है लेकिन दूसरे में मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे के त्यौहारों का एहतराम करते हैं, जो कि बताता है कि जनाब आप कोई भी हैं लेकिन आप हैं पाकिस्तानी। और बिलीव इन इंटरफेथ हार्मनी। अब जिस समय आपने सेलिब्रेशंस का जिक्र किया तो एक फैमिली के पास चले हम। हाँ, उनकी जरा से कुछ मीठा भी खा लें। बिल्कुल ठीक है, चलिए चले जनाब। तो जनाब, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम जो है यहाँ की एक फैमिली से मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर भी जाएंगे। ज़रा पहले हम घर के सरबरा भट्टी साहब से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद शुरू हो चुकी है, क्रिसमस शुरू हो गया है, चर्च में प्रेयर करने के बाद आगे क्या करना है? भाई सेलिब्रेशन करनी है और क्या करना है। और जब भट्टी साहब सेलिब्रेशन की बात हम करें कि जब यहाँ पर आकर मैंने देखा तो लगता ये है कि ये आप लोगों को बड़ी प्रैक्टिस है कि ऐसे सेलिब्रेट करना है, ऐसे इसको तैयार करना है, इस गली मोहल्ले कूचे को ऐसे सजाना है, ये जैसे आप लोग बड़े इस बारे में ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है। हमारा ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम हर गली और मोहल्ला अपनी पूरी इस स्ट्रीट को सजाते हैं, यहाँ चरनी बनाते हैं। व्हाट इज दैट स्टार? अच्छा, अगर आप स्टार की बात करेंगे तो मैं स्टार के हवाले से आपको बताऊंगा कि स्टार जो है ये वो अजीम चीज़ है जिसने हमें गाइड किया, उन लोगों को गाइड किया जिन्होंने पता किया कि यार कोई बादशाह पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है, उसको फॉलो करते हुए इस स्टार की रोशनी को ये सब के सब वहाँ पहुँचे और उनको पता चला कि वो वहाँ पैदा हुआ है। और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़ा एक खूबसूरत इम्तजाज है कि दो कम्युनिटीज़ इकट्ठे रहना, उनका एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना। हमारे ईद हो तो आप लोगों का हमें ईद मुबारक कहना, आपका इवेंट है तो हमारा आपके पास आना और आपको कहना हैप्पी क्रिसमस। सर, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। हर सिटीजन पाकिस्तान का इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा हक भी है। हक है और हुकूमत हमें सपोर्ट करती और है। हुकूमत का फर्ज है आप लोगों को सपोर्ट करना। बिल्कुल आप शहरी हैं, आप हिस्सा हैं पाकिस्तान का, और हम बराबर के शहरी हैं भैया, बिल्कुल। अब चलते हैं भट्टी साहब के घर, चलते हैं, जरा देखते हैं भट्टी साहब घर वालों से कि कितनी ईदी मिलने वाली है, क्या कुछ तैयार है। ईदियाँ देनी पड़ेंगी? जी जी जी, हम ईदी भी लेंगे, सेंटा क्लॉज से भी मिलेंगे, मीठा भी खाएंगे, सबको देनी पड़ेगी। अरे भाई एटीएम जाना पड़ेगा। ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन देखते हैं कि हमें तो करा रहे हैं गोली, अब देखते हैं कि घर वाली को क्या कहते हैं जनाब कि आज क्या होने वाला। तो जरा देखते हैं और चलते हैं कि घर पे कैसी सेलिब्रेशन हो रही है, मीठे में क्या बन रहा है। चले ओके। इस बार सेलिब्रेशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, उस तरह के इवेंट्स नहीं हो रहे, उस तरह की गहमा गहमी, उस तरह की गैदरिंग्स नहीं, बट स्टिल फैमिली गैदरिंग्स, एंड दैट इज द रीजन कि हम एक फैमिली के पास आ चुके हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप कोविड में इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है आपके लिए भी, आपके प्यारों के लिए भी। खैर, जैसा कि शोएब भी जिक्र कर रहे हैं कि हम एक फैमिली के साथ मौजूद है, मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था कि यार मैं घर के अंदर जाऊँ, सजावट देखूँ। मेरे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री यहाँ पर बनाया गया है, घर वाले भी खूब तैयार है भाई, चर्च से आके बैठ गए हैं, खाने खुने की तैयारी है। क्या खाने में भरेगा तो ये घर वालों से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं जो घर की लेडी है, सबसे पहले क्या आईजी हैं आप यहाँ की, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि चर्च से आके अब तो आप थोड़ी रिलैक्स हो गई, खाने पीने की तैयारी, क्या खाना बनने जा रहा है, क्या बन चुका है? अभी तो हम लोग बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं। मीठे में क्या है? मीठे में खीर बना रहे हैं। दोपहर के टाइम मेरी नंदे आती हैं, उनकी मैं दावत करती हूँ। वही रिवायती अंदाज, आती हैं, नंदे आती हैं। फिर आप भी जाएंगी उनके घर? मैं अपनी अम्मी के पास से आ जाती हूँ शाम को। तो मुझे ये बताएं कि चूड़ियाँ माशाल्लाह और जनाब फुल तैयारी है, तो क्या क्या सोचा है कि कल सारा दिन क्या करना है? भाई मेरे लिए तो बहुत ये दिन अहम होता है, और मेरा बेटा बहुत इस ईद त्यौहार को एंजॉय करता है, क्योंकि इसको स्पेशली सेंटा का इंतज़ार रहता है कि वो आएगा और मुझे गिफ्ट देगा। तो वो सेंटा अपने मामुओं में तलाश करता है, बस
कभी उसको कहेगा मुझे चीजें लेके दे, कभी ईदी, और बस इसकी तो जमा चौकड़ी लगी रहती है। सही है। बच्चे सेंटा ढूंढते तो आप जरा चलते हैं बच्चों के सेंटा के पास, बच्चों के मामों के पास। जो मामा है ना, ये दो माएँ होती है तो माँ बनता है। तो जरा आप बताएं मुझे कि कैसी गुजर रही है आपकी ईद? जी, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और जितने भी हमारे मसीह हैं उनकी तरफ से आपको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो हमें तो पूरे साल में सिर्फ एक ही महीने का इंतज़ार रहता है, वो है दिसंबर का। तो इसमें हम पूरा जोशो खरोश से तैयारियां करते हैं, ट्री को सजाना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फिर दैन जो गली आप हमारी अभी देख के आए उसको हमने पूरा डेकोरेट करते हैं, दिन रात एक लगा देते हैं। तो जो हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको हम सेव करके उसके लिए फिर जब हम दिसंबर आता है फिर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जनाब पैसे आप बचाते हैं, वो पैसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जी, हम जो जैसे मैं जॉब करता हूँ डांस की, और उसमें जो भी मिलते हैं तो थोड़ी बहुत हमने एक थोड़ा सा गुड लक बनाया हुआ, वो दिसंबर के नाम से हमने किया हुआ है, से इस्तेमाल करते हैं। शादी से पहले तक तो अगर आप ये बातें सारी करते हैं मुझे समझ आती है कि वाकई ऐसा हो रहा होगा ना कि वो गुड लक का सारे पैसे इस तरह लग रहे हैं। बट 2020 में ये आपकी भी ज़रा शादी के बाद पहली ईद है, तो उस हिस्से में से बेगम को कितनी शॉपिंग कराई है? बेगम ने तो मुझसे तो नहीं शॉपिंग की। अच्छा। मेरी वालदा ने उसको सारी शॉपिंग करवा दी। ऐसी सास सबको मिले भाई, ऐसी सास तो क्या बात है, किस्मत वाला को मिले। और जब मैंने मांगे तो मुझे पैसे तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तेरी बेगम को करा दिया, मैं तेरे को नहीं लेके बेटा पराया हो गया। चले, एक दूसरे मामू भी मौजूद है, मामा दूसरे भी मौजूद है, जनाब इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि भाई ये तो सेविंग कर लेते हैं ऐसे, और फिर जब क्रिसमस का दिन आता है उस पर लगा देते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं? जी, मेरा भी यही है। आपका भी यही? बेगम को शॉपिंग कराई? बेगम पास ही बैठी है। हम पूछ लेंगे, अम्मी ने करवाई है। अच्छा, जब अम्मा से मांगे पैसे तो मैंने कहा तुम्हारी बेगम को करा दी, यही जवाब आया। लेकिन ये बताएं, जो बच्चे ने आप में सेंटा ढूंढा तो उस बच्चे को फिर क्या मिला? बच्चे को तो हर डेली दोनों बच्चे के लिए 2 सेंटा डेली मौजूद रहते हैं। स्वीट्स एक्सचेंज करना, लोगों के घरों में स्वीट्स देना, जिस तरह के आप भी हमें कुछ देर पहले बताया मिसेस भट्टी ने भी कि खीर बन रही है और खीर ज़रा बांटी जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि खीर के अलावा क्या प्लान है कि मिठाई बांटना, और मिठाई फिर ज़रा आती भी है? ये जो खीर का प्रोसेस होता है ये हमारे लिए जो है ना, जो अनमैरिड होती है लड़कियां, वो क्योंकि सुबह उठ के जो है ना खीर जो बनी होती है वो पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा, वो जब देने जाती है, और साथ में मजे की बात ये है कि उनको ईदी भी मिलती है, तो फिर खुश। अब ये सीट मुझसे छीन के इनको दे दी गई है क्योंकि मेरी शादी हो गई है। जब आप आई हैं तो बहन ने भी आपको चूड़ियां दी हैं, माँ ने आपको शॉल दी है, वो ऐसे तो नहीं मिलते ना मेरे गिफ्ट्स, ये तो पर्क्स हैं ऑफ बीइंग मैरिड। मगर मैं मिस करती हूँ इस चीज को, क्योंकि इतनी सारी फिर जब आप ईदी लेके आओ फिर बैठ के जब गिनो तो उसका मजा ही अलग होता है। अब तो बारी है बच्चों की, इनको ईदी मिलेगी। लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तमाम मसीही बरादरी को आपको सुन रही है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, आपके मिल के मनाना, और जनाब हर एक मजहब का अपना एक मुनफरिद त्यौहार होता है जो कि उसकी अक्कासी करता है, और हर मजहब में मिल बैठना और अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करना, ये सबसे बड़ा पैगाम है। जिस तरह पहले मैंने कहा कि इस साल कुछ सेलिब्रेशंस मुख्तलिफ हैं, तो प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ इंजॉय ज़रूर कीजिए, मिल बैठिए लेकिन एहतियात के साथ। यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हम वैसे भी अवॉइड करते हैं, जो कि हमें ज़ाहिर है इस एहतियात का दामन क्योंकि हाथ से नहीं छोड़ना। बट एनीवेज़ बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, इस मोहल्ले में आकर, और मिसेस भट्टी से मिलकर, उनकी फैमिली से मिलकर, तो बड़ा ही मज़ा आया हमें। और सबसे अच्छी बात जो इनका त्यौहार और जिस तरीके से मनाया जाता है ना, मीठा बनाना, लोगों की गैदरिंग इकट्ठी, लोगों को इकट्ठा होना, और फिर SOPs का ख्याल रखना। एग्जैक्टली जी, बड़ा मज़ा आया। हम लोग रात में वहाँ पर गए और जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही वहाँ मैंने और महक ने जाकर देखा कि कैसी सेलिब्रेशन है कराची की। जब हम बात सेलिब्रेशन की कर रहे हैं तो कुछ खाने पीने की बात करते हैं, और जब सुबह का वक्त हो, क्रिसमस का त्यौहार हो, तो क्यों ना हम ये बात भी करें कि आज ही के दिन चूँकि बानी पाकिस्तान की पैदाइश का दिन भी है, तो दोनों का जश्न केक से किया जाए। और समा के नुमाइंदे रियाज अहमद ने लाहौर में एक ऐसी बेकरी तलाश की जहां से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल समेत बहुत सी कदामत शख्सियात आती रहीं वहां पर, और जो उनकी तैयार करदा बेकरी प्रोडक्ट्स थी, केक्स थे, बिस्किट्स थे, कुकीज़ यानी थी, वो इस्तेमाल वहाँ से करते थे, खाते थे, बड़े लजीज उन्हें वहाँ के लगते थे जनाब। तो चलते हैं रियाज की तरफ कि कौन सी बेकरी और आज वहाँ पर क्या गहमा गहमी है। तो रियाज प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल,
लाहौर में बहुत सारी बेकरियां हैं और उनकी बहुत सारी बेकरियों की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो बड़ी मशहूर हैं, उनके केक भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन लाहौर में एक ऐसी बेकरी भी है जो तारीखी लिहाज से उसको बेकरी को जाना जाता है। ये बेकरी जो है इसका नाम है एस मोहकमुद्दीन एंड सन्स। 1879 में ये बेकरी बनी थी। आइए इस बेकरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बेकरी की तारीखी हैसियत से इसको क्यों जाना जाता है। इस बेकरी के जो मालिक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। इनका नाम भी मोहकमुद्दीन नकवी है। ये जो असल मालिक हैं उनके ये पोते हैं। उनसे हम पहले बात करते हैं, हम बता देंगे इस बेकरी में कौन कौन जो शख्सियात हैं वो आती थी। अच्छा ये बताइएगा कि ये इस बेकरी की जो तारीखी हैसियत से क्यों इतना ज़्यादा जाना जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तारीखी हैसियत इसकी ये कि हज़रत कायद आज़म अलैहि मक़ूम ने 3 दिन नाश्ता सर्व किया था। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारी हस्तियाँ, नवाब ऑफ जूनागढ़, भुट्टो साहब, मियाँ अमीरुद्दीन, महाराजा पटियाला, ये वो हस्तियाँ जो तारीख़ का हिस्सा हैं। लाहौर की तारीख़ में मियाँ अमीरुद्दीन, यूसुफ सलाहुद्दीन, ये वो फैमिली है कि जो लाहौर के एक सतून समझे जाती है। इसके अलावा कोई और शख्सियात भी हैं जिसके हम कह सकते हैं अंग्रेज़ दौर की शख्सियात? अंग्रेज़ दौर के सर हेनरी लॉरेंस और लेडी एचसन जो मेरे दादाजी के मेंटोर थी, सरपरस्त आला थी, उन्होंने ये सारा काम उनको सिखाया और उन्होंने इसमें जिद्दत और निखार पैदा की। फिर मैडम फारिया सलाहुद्दीन है अल्लामा इकबाल की फैमिली से, वो तशरीफ़ लाती, न सिर्फ तशरीफ़ लाती बल्कि ये केक जो क्रिसमस का है वो लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट करती हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कौन सा केक यहाँ जो 3 दिन रहे हैं तो नाश्ते में कौन सा केक उन्होंने खाया? उनको यही हमारा जो प्लम केक है वो सर्व किया गया था इसमें, और इसमें हमारे सैंडविचेस थे उस दौर में जो ब्रिटिश रेसिपी पे बनते थे, और उसके साथ पैटिस थे, ये फिंगर बिस्किट थे। फिंगर बिस्किट भी एक अंग्रेज़ पेंटर थी लेडी हैरिसन जो मेरे दादाजी के पास आती थी, तो उनकी उंगलियां खूबसूरत थी। मेरे दादाजी बहुत तारीफ़ करते थे, तो उन्होंने एक दिन मजाकन ये कहा कि आप इसको कॉपी करें, तो ये तख़य्युल वहाँ से आया और उसको दादाजी ने बनाया। जो सीनियर बुज़ुर्ग आते हैं वो कभी नहीं मांगते कि जी हमें बिस्किट दें, वो यही कहते हैं कि हमें लेडी हैरिसन की उंगलियां दें। कर्नल मुनीर आलम साहब हैं टी कलेक्टर, वो 110 साल की एज के हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने दादा के साथ आता था। एक वर्जीनिया अल्फ्रेड हैं हमारी बुआ जी, जो अपने नाना की उंगली पकड़ के आती हैं और अब उनकी उम्र 110 साल है। तारीख का एक तसलसल है। ये थे दुकान के मालिक जो हमें बता रहे थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ पर आते रहे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी शख्सियात जो कदवर शख्सियात थी वो यहाँ पर आती रही। हज़रत अल्लामा इकबाल भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे। इस वक्त कुछ फैमिलीज़ हैं जो क्रिसमस के हवाले से भी यहाँ पर ख़रीदारी करें, उनसे भी पूछते हैं। जी भाई बताइएगा कौन सा केक आप क्रिसमस पर ज़्यादा पसंद करें? क्रिसमस पे हम जो है ना सबसे ज़्यादा पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि क्योंकि हम इनकी शॉप पे आते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। हमें हमारी मर्जी की यानी कि सगीर पाको हिंद की एक बहुत बड़ी पहचान ये बेकरी रही। बिल्कुल, रियाज वहाँ पर थे। से यहाँ पे शख्सियात आती रही हैं और मतलब कि बता रहे कि अपने नाना के साथ जो है वो अब 110 साल का हो गया और मतलब कितना लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा जब मैं लाहौर जाऊंगी तो मैं भी जरूर। चलिए जी रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ से अपडेट किया। चलिए जी, खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस की जब हम बात कर रहे हैं कि उसको मनाने के लिए ज़ाहिर है हर किसी की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में मनाए, लेकिन जब बात हो रही है लाहौरियों की, जिंदा दिराने लाहौर की, तो वो किसी से पीछे नहीं रहते। लाहौर की मसीही बिरादरी इस दिन को कैसे मना रही है ये आपको हम ज़रा दिखाते हैं और लेकर चलते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान की जानिब, जो कि इस वक्त एक मसीही फैमिली के साथ मौजूद है। जी कुर्बान। बिरादरी भी भरपूर तरीके से क्रिसमस का ये दिन जो है वो मना रही है। इस वक्त भी हम एक ऐसी खूबसूरत फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज का दिन किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, कैसे तैयारियां की, क्या क्या बन गया है, क्या क्या रहता है खाने में। सबसे पहले खाने की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या बनाया है खाने? मैंने पाए बनाए हैं, शामी कबाब बनाए हैं, मटर पुलाव बनाया है, बारबेक्यू है और भुना हुआ गोश्त। सारे दिन में सबसे ज़्यादा जो फरमाइश आती है कि ये खाना है, किस चीज़ की फरमाइश आती है और स्पेशल क्या बनाती है? स्पेशल तो ये सारा कुछ चलता ही रहता है, वैसे डेली रूटीन में भी इस दिन ज़रा होता है कि मेहमान आने होते हैं, फिर कुछ ज़्यादा कर लेते हैं कि स्वीट डिश भी बना लेते हैं, गजेला वगैरह इस तरह की चीज़ें। और आम चाय के लिए कीमे वाले समोसे ज़रूर बनाती हैं। उसकी ख़ास वजह?
बस वो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। सबको पसंद है कीमे वाले समोसे और आंटी को खुद भी पसंद है। लड़कियों में बड़ा मुकाबला पाया जाता है खूबसूरत दिखने का, मुनफरिद नज़र आने का, एक दूसरी से बढ़कर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने का। ये कंपटीशन किस तरह से वो जीतती हैं, एक दूसरी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी तैयारी की क्रिसमस की? 1 दिसंबर से शुरू की थी और अब तक कभी कर रहे हैं और न्यू ईयर तक हमारा ऐसे ही चलता है। आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस का कितने ड्रेसेस लिए, मेकअप की तैयारी कैसे हुई, चूड़ियाँ ली, ज्वेलरी ली? सारा कुछ लिया, चूड़ियाँ भी ली, ज्वेलरी भी ली, मेहंदी भी लगाई और ड्रेसेस भी लिए, लेकिन टेलर के पास बहुत रश होता है इसलिए सब कुछ स्टिच नहीं हुआ। अच्छा जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी आप बताइएगा कैसी तैयारी है आपकी क्रिसमस का दिन मनाने की? बिल्कुल, तैयारी तो बहुत अच्छी है, बहुत जोशो खरोश के साथ एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ खाने हैं और गेट टुगेदर है। अभी मेहमान भी आने वाले हैं। आज सुबह का जिस तरह दिन का आगाज़ हुआ है, ईद का त्यौहार है, तो अभी हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स है। कुछ बारबेक्यू पार्टी भी रात को हमने अरेंज करनी है। केक काटा है अभी क्रिसमस का या अभी तक केक नहीं काटा? दिन का आगाज़ मीठे से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, केक ईद का त्यौहार और मीठा ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरापन रह जाता है। तो दिन का आगाज़ बिल्कुल सुबह उठ के दुआ करके, चर्च अटेंड करके, उसके बाद केक की कटिंग से ही सेलिब्रेशंस का आगाज़ होता है और बड़ा एक खूबसूरत इवेंट होता है जिसमें सब लोग मिल के एक यूनिटी और प्यार मोहब्बत का पैगाम जो है वो जाता है। यूनिटी और प्यार मोहब्बत का पैगाम जाता है। केक भी काटा गया है, आंटी ने मुख्तलिफ खाने भी बनाए हैं और वो भी खाएंगे यहाँ पर। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। आज का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। जी ठीक, मोहम्मद कुर्बान, आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब, पाकिस्तान के हर हिस्से में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है भरपूर मजहबी जोशो अक़ीदत के साथ। जब हम बात करते हैं 25 दिसंबर की, तो कायद आज़म का यौम पैदाइश भी हमारे जहनों में रहता है। और इसी सिलसिले में आज सुबह मेरे जो साथी एंकर है मोहम्मद शुएब, वो गए कायद आज़म म्यूजियम में, कायद आज़म हाउस में, और अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके गए। पता नहीं क्या मसला है, सब अकेले चले जाते हैं, मुझे साथ लेके जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। कायद आज़म जिसने हम पर एहसान किया, जिसने दुनिया का नक्शा तब्दील किया, आज उनका यौम पैदाइश है। आज उनको याद करते हैं और उनको याद करते करते वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर उनकी यादें बसती हैं। हम मौजूद हैं फ्लैग स्टाफ हाउस, जिसे कायद आज़म हाउस या कायद आज़म म्यूजियम भी कहा जाता है। ये 2 मंजिला पीले पत्थरों से बनी इमारत, यहाँ की मकीन अब नहीं बदलते, लेकिन यहाँ पर मौजूद हर चीज़ अपना तारुफ खुद कराती है। यहाँ पर यादें बसती हैं, यहाँ पर कई राज दफन हैं। यहीं पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ अयाम गुजारे, यहाँ पर अपनी थकावट उतारी, यहाँ पर आराम फरमाया। आपको लेकर चलते हैं अंदर, और क्या क्लास थी कायद आज़म की। यहाँ पर हर चीज़ उसका मुंह बोलता सबूत है। आइए मेरे साथ। 14 अगस्त 1943 डॉक्यूमेंट्स के तहत ये बताया जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये इमारत ख़रीदी थी। क्या मालूम था उस वक्त कि ठीक 5 साल बाद पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना। और कायद आज़म ने कहा था, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। कायद आज़म यहाँ पर आते थे, क़याम करते थे, और दिल्ली में जो उनका घर था उनका सारा सामान यहाँ पर मुंतकिल हुआ। वो सामान भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ उनकी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 1964 तक उन्होंने भी यहीं पर क़याम किया। लेकर चलते हैं आपको इस पीले पत्थरों वाली बिल्डिंग के अंदर। हम आ चुके हैं इस इमारत के अंदर, और सबसे पहले हमने इंतखाब किया कायद आज़म के स्टडी रूम में आने का। यानी कायद आज़म जिन्हें बहुत रग़बत थी स्टडी से, ये स्टडी रूम यानी यहाँ पर बहुत वक्त गुजारते थे। और आज भी ये तमाम जो अशिया यहाँ पर मौजूद हैं, जो फर्नीचर मौजूद है, इससे मुताल्लिक़ कहा जाता है कि जैसी हालत में था इसे बिल्कुल वैसी हालत में ही यहाँ पर रखा गया है। इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। ये है ड्राइंग रूम। यहाँ पर मेहमान आते थे, खूब गपशप होती थी, खूब सारी बातें होती थी। यहाँ के दरो दीवार, यहाँ का फर्नीचर
उसके सीने में तो कई राज दफन होंगे कि कौन कौन यहाँ पर आया, किस किस से मुलाकात हुई और किस किस से क्या बात हुई। ये फर्नीचर दिल्ली हाउस से यहाँ पर मुंतकिल हुआ था। अब आपको लेकर चलते हैं हम डाइनिंग एरिया, उसके बाद लेकर जाएंगे आपको वहाँ पर जहाँ एक राज दफन है। वो राज है क्या, वो जानने के लिए मेरे साथ इंतहाई नफीस खूबसूरत क्रॉकरी जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये चाइना से ली गई थी, ये जापान से ली गई थी। ये गोल्ड प्लेटेड क्रॉकरी है जो कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रही। बड़े आराम से यहाँ पर एक क्रॉकरी रखी गई है और बड़ा ख्याल रखा जाता है इस क्रॉकरी का। और जाहिर है कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल जो भी चीज़ रही उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये लोगो SJ समझ तो आप गए होंगे कि हम बात करें श्री जिना की, उनकी हमशीरा की, क्योंकि हम मौजूद हैं डाइनिंग एरिया पर। 12 चेयर्स का ये डाइनिंग टेबल ये उनकी हमशीरा श्री जिना ने उनको गिफ्ट दिया था। और दैट इज़ द रीज़न कि हर चेयर पर श्री जिना SJ लिखा हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर, कम विद मी। हम आ चुके हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के बेडरूम में और यहाँ पर मौजूद हर चीज़ इंतहाई नफीस है। आज के दौर में हम देखते हैं वुड इनग्रेविंग, वुड क्राफ्टिंग, हम देखते हैं कि शीशे पर तस्वीर का मौजूद होना। ये उस वक्त भी ऐसा ही था, शीशे में कायद आज़म की तस्वीर इनग्रेव्ड है। लेकर चलते हैं आपको आगे। ये संदल की लकड़ी से बना संदूक, क्योंकि संदल की लकड़ी कहते हैं ख़राब नहीं होती और वाकई ये अभी तक बड़ी अच्छी हालत में यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना जो कुरान मजीद पढ़ते थे वो कुरान पाक भी यहाँ पर रखा है। लॉ की किताबें भी यहीं पर रखी हैं। अब जिस तरह मैंने बात की थी पहले, एक राज दफन है यहाँ पर। आइए अब उस राज की तरफ चलते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात एक किया, उनकी अनथक मेहनत थी, उनकी कुर्बानियाँ थी, उनकी कोशिशें थीं। जब थक जाते होंगे वो थकन उतारने के लिए ज़रूर चंद लम्हे यहाँ पर आराम करते होंगे। और जब हम बात आराम की कर रहे हैं, साइड टेबल पर अमूमी तौर पर हम वो चीज़ रखते हैं जो हमारे दिल के बड़ा करीब होती है। तो जनाब ये है वो राज, ये है रतन बाई की तस्वीर, कायद आज़म की अहलिया की तस्वीर जो कि यहाँ साइड टेबल पर मौजूद है। छोटी सी ये तस्वीर है लेकिन इसका यहाँ पर मौजूद होना ये बताता है कि कितना दिल से करीब रहीं, कितना दिल के पास रहीं, कितनी मोहब्बत थी उन्हें रतन बाई से कि उनकी तस्वीर, वाहिद ये छोटी सी तस्वीर उनकी यहाँ पर साइड टेबल पर मौजूद है। कोशिश हमने की कि आज हम आपको फ्लैगस्टाफ हाउस की सैर करा सकें क्योंकि आज का दिन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की बर्थ डेट है। दैट इज़ द रीज़न कि हम उनको याद कर रहे हैं। तो कितना अच्छा महसूस होता है उस जगह का विज़िट करना या आवाम को उसके बारे में बताना, उस जगह का जहाँ पर बानिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने बानिए कौम बाबा कौम ने वहाँ पे कुछ दिन रहे, क़याम किया और उनकी यादों से जुड़ी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि कोयटा के 4 डॉक्टर्स बहन भाइयों ने इंसानी हमदर्दी और इसाल की आला मिसाल इस तरह से कायम की कि अपनी जानें दाव पर लगाकर ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला मरीज़ों की ज़िंदगियाँ बचाई। डॉक्टर महमूद शाहवानी करंतना में कोरोना वायरस के मरीजों की निगहदाश्त करते रहे और आखिरकार खुद भी वबा की जद में आ गए। अमराज कल्ब और शुगर में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर महमूद शाहवानी ने हिम्मत नहीं हारी और खुद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अगले दिन दोबारा से इंसानियत की खिदमत करने ड्यूटी पर पहुंच गए। वायरस की आलमी वबा मशरिक और मगरिब को अपनी लपेट में लेने के बाद पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंची तो जमीन पर अफरा तफरी और फिजा में खौफ छा गया। इस मुश्किल घड़ी में वबा की शिद्दत से खौफजदा और हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी के बाइस बलोचिस्तान के मुतादिद डॉक्टरों ने ताफ्तान समेत दीगर सरहदी इलाकों में कायम करंतना सेंटर्स में फराइज सर अंजाम देने से इनकार कर दिया। खुद गर्जी और खुदा तरसी की इस कश्मकश में खुदा तरसी का पलड़ा भारी रहा और डॉक्टर महमूद शाहवानी बेसरो समानी के बावजूद इस दूर दराज मरकज में अपना फर्ज निभाने के लिए सामने आ गए। डॉक्टर महमूद 1 माह तक मुसलसल गवादर के करीब सरहदी इलाके में कायम करंतना में कोरोना वायरस के मरीजों की निगहदाश्त करते रहे और बिलाखिर खुद भी वबा की जद में आ गए। अमराज कल्ब
और शुगर में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर महमूद शवानी ने हिम्मत ना हारी और ख़ुद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अगले दिन दोबारा इंसानियत की खिदमत करने ड्यूटी पर पहुँच गए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर की शॉर्टेज आप आ जाएँ, तो इन रिस्क के बावजूद आइडियली हमें में होना चाहिए, अपने सिक्योर करना चाहिए अपने आप को इस डिजीज़ से, लेकिन उसके बावजूद हम जो हमारा जज्बा है, हम कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर हमारी वजह से बच जाए तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। डॉक्टर महमूद शवानी ख़ानदान के वाहिद फ़र्द नहीं थे जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई, बल्कि उनके दीगर बहन भाइयों ने ज़्यादा भारी कीमत चुकाई है। उनकी 2 बहनें डॉक्टर फहमीदा, डॉक्टर जरीना और भाई डॉक्टर मसूद अहमद फातिमा जीना अस्पताल में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान वायरस का शिकार हो गए। हमारे हाथों से किसी इंसान की जान जो है ना, उनकी तकलीफ़ दूर हो, एक हज का सवाब होता है किसी की तकलीफ़ दूर करना, तो हम कहते हैं हमसे जो है ना बेनिफिट पहुँचे पेशेंट्स को। चारों बहन भाइयों की खिदमत का एतराफ़ करने के लिए वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी शहबाज गिल भी कोयटा आए और डॉक्टर महमूद, डॉक्टर फहमीदा समेत दीगर डॉक्टरों और अमले को कौमी हीरो करार दिया। एक ऐसे हीरो से मुलाकात हुई जिनका नाम डॉक्टर महमूद है। डॉक्टर महमूद और उनके 3 दूसरे बहन भाई, टोटल 4 लोग ये डॉक्टर्स हैं, यहीं पे हैं कोयटा में, तमाम सर्व कर रहे हैं और लाइन ऑफ ड्यूटी पे ही उन तमाम इन्फेक्ट हुए पॉजिटिव कोविड से और उनमें से एक बहुत सीरियस हुए, लेकिन उन्होंने उस सारी नकाहत के बावजूद जो इस बीमारी से होती है, जैसे वो नेगेटिव हुए उनके, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे पूरे, तो वो फ़ौरन वापस अपनी ड्यूटी पे आए। कल मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उनको मैंने प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल शुक्रिया पहुंचाया। महकमे सेहत के मुताबिक बलोचिस्तान में 600 से ज़ायद डॉक्टर मुतासिर हो चुके हैं। 12 डॉक्टर्स और 9 पैरामेडिकल स्टाफ ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, लेकिन हमारे मसीहा इन तमाम तर नताइज के बावजूद खंदा पेशानी और अज़्म हौसले के साथ खल्क़े खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अपनी और अपने अहले खाना की ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ इन कौमी हीरोज़ को तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। कैमरामैन ज़फ़र बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। अब एक ब्रेक का वक्त हुआ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक ऐसे राइडर से जिसने अपनी जान भी बचाई और उसने अपनी हिम्मत से जवाब दिया डाकुओं को। डाकू बल्कि भागने पर मजबूर हुए, कैसे और क्या है पूरी कहानी, ये आप जान पाएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। बात करते हैं कराची की, जहां लूट मार की वारदातें आए रोज रिपोर्ट होती हैं। लूट मार एक आम सी बात यहां पर लगती है। यहां के हर शहरी से कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर रिपोर्ट हुआ होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ट्रैफिक जैम हो जाए और उसमें स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं तो तशवीश बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहती। बिकॉज ज़ाहिर है कोई स्टक हो जाए तो उसके बाद कुछ ऑप्शन रहती नहीं है। इसी चैलेंज को समझते हुए सिंध पुलिस ने स्केटिंग फोर्स मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिसमें 10 खवातीन और 10 मर्द शामिल होंगे। ये एहलकार स्केटिंग करते हुए मुतासरा मकाम पर पहुंचेंगे। वो चाहे कहीं पर ट्रैफिक जैम हो, कहीं पर तंग गलियां हो जहां पर गाड़ी या बाइक ना जा सकती हो, वहीं पर ये स्केटिंग करते करते पहुंच सकेंगे। SSU में जवानों की ट्रेनिंग हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। मेरे साथी एंकर महक असलम उन एहलकारों से मिलने गई, ट्रेनिंग उन्होंने देखी कि वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जा रही है, आपको दिखाते हैं। तो जनाब, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं। यहाँ पर बिजली ना होने का मसला है, साफ पानी नहीं मिलता, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ खासा बेहतर नहीं है। इसमें एक और मसला है ये कि जब आप सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो एक खौफ रहता है, छीना झपटी का खौफ रहता है, स्नैचिंग का खौफ रहता है। अब इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे आगे बढ़े और एक उन्होंने नई चीज़ मुतारिफ कराई। वो क्या है? स्केटिंग के थ्रू पकड़ना है मुल्जिमान को जो चोरी छीना झपटी में मुलव्विस होंगे। किसी का पर्स छीन के भाग रहे हैं, किसी का मोबाइल ले रहे हैं, उन्हें फ़ौरन से गिरफ्तार किया जाएगा। अंदर चलते हैं, बात करते हैं क्या मुश्किलात थी, कैसे ये सोच आई, हमें कब अपने जो हैं वो नौजवान सड़कों पर नज़र आएंगे मुल्जिमान को पकड़ते हुए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे जहन में भी हैं, आपके जहन में भी हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, बहुत सारे सवालात के जवाब जानते हैं।
तो जनाब, जैसे कि मैंने इंट्रो में बात की कि बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेन कंसर्न पर्सन है उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम टू दी SSU। सर, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम, मैंने पाकिस्तान में आज तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। जहन में ये सोच कैसे आई? देखें, जब हम ड्यूटी करते हैं पब्लिक के लिए तो जो नए चैलेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने जवान को, अपनी टीम्स को। तो उसमें एक चीज़ जहन में आई कि इन केस अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि ट्रैफिक जैम हो तो आप कैसे अपने रिस्पांस के लिए बेहतर तौर पे कैसे पहुंच सकते हैं कम से कम टाइम पे। तो एक मोटरसाइकिल स्क्वाड है कि आप उसको रखें, मगर अगर इन केस वो भी नहीं है तो लड़कों की इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए तो आगे अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे स्केटिंग के थ्रू पहुँच सके। अच्छा, तो कितने हमारे ऐसे जवान एहलकार हैं जिन्होंने हिस्सा लिया? अभी इसमें हमने भी एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम 10 लेडी कमांडोज और 10 मेल कमांडोज को हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आपने ख़वातीन का जिक्र किया, मुझे तो सुन के बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उनको यकीनन थोड़ा मुश्किल तो लगा ही होगा ना, ये स्केटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम नहीं है, ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ये जो आपने लेडी कमांडोज देखी हैं, ये इस टाइम जो इस फॉर्म में उनको देख रही हैं, अगर आप उन थोड़ा कुछ अर्सा पहले चले जाएं जब इन्होंने SSU ज्वाइन किया था रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो ये हर चीज़ उनके लिए नई थी। ये गांव की लड़कियां हैं और जहां पे ये समझा जाता है कि जॉब करना टैबू समझा जाता है, ना कि पुलिस डिपार्टमेंट में अपना गांव छोड़ के शहर के अंदर आके आप मेल काउंटर पार्ट्स के साथ वही ट्रेनिंग करें जो कि मुश्किल होती है और उसी स्टैंडर्ड्स पे उसको क्वालिफाई करें, फिर उसको परफॉर्म भी करें। सर, हम कितना वक्त सोचेंगे, कितना वक्त मज़ीद दरकार है हमारे कमांडोज को सड़कों पे देखने में? मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान में। होपफुली हम विद इन अ वीक और 2 इनको हम लॉन्च करेंगे और हम आप सब मीडिया को इनवाइट करेंगे कि आप देखें हम किस तरीके से पब्लिक को बेहतर तौर पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मज़ीद हम आगे जानने की कोशिश करेंगे जब हम कमांडोज से बात करेंगे कि भाई कितनी मुश्किलात थी, क्योंकि मैं तो सोच के और सुन के ही हैरान हो रही हूँ कि ख़वातीन जब गन चलाती होंगी या स्केटिंग करती होंगी तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। तो चलते हैं कमांडोज से बात करने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल और बड़ा मुनफरिद है स्केटिंग करते हुए मुल्जिमान को पकड़ना। ट्रेनिंग में क्या मुश्किलात थी? नहीं, मुश्किलात कोई इशू नहीं है इतना। मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल कोच भी हूँ मैं। तो यहाँ ट्रेनिंग दी जाइए, बाला अफसरान है हमारे, उनके कहने पे यहाँ टीम जो ना स्टार्ट करवाई है, टीम प्रॉपर जो ना ट्रेनिंग चल रही है उनकी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो ना टीम ये नज़र आएगी सड़कों पे। जी सड़कों। अच्छा मुदस्सिर, मुझे बताए कि जिनको सिखाना था आपने, उनको तो कोई ना कोई मुश्किल तो होगी ना, और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे ख़वातीन भी हैं। जी असल स्टार्टिंग में होता है कि आपको जो ना जब स्केट्स पहनते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप जब टेक्निक्स बताई जाती हैं उस टेक्निक्स पे जब फॉलो करते हैं तो फिर इजीली चल जाते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या मुश्किलात थी? स्केटिंग जो हमारी एक टीम तैयार की जा रही है, ये हमें 1 हफ्ते में ये सब सिखा देते हैं। 1 हफ्ते में? जी। अच्छा, तो जब ट्रेनिंग करी थी, गिरी, चोट लगी, कुछ हुआ है? जी, शुरू में जो 2 डेज होते हैं उसमें हम गिरते हैं और उठते भी। अच्छा, तो अभी ट्रेनिंग रहती है? जी, हम अभी सीख रहे हैं। जी, उसके बाद फिर आप हमें सड़कों पे नजर आएंगे? जी इंशाल्लाह ताला। पूरी तरीके से तैयार हैं? जी पूरे तरीके से तैयार हैं। जिन छोटी छोटी गलियों में हमारी पुलिस मोबाइल्स नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर हम स्केटिंग के थ्रू जाकर जो जुर्म हो रहा है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। क्या क्या मुश्किलात सामने आई ट्रेनिंग के दौरान? देखें, मुश्किल तो हर काम में मतलब मुश्किलात आती हैं, लेकिन इंसान के अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो हमारे अंदर बस विल पावर है कि हमें करना ही करना है, चाहे मुश्किलात हो ना हो, हमें ट्रेनिंग करनी है। तो इसके मतलब ये माइंड में रखते हैं हम लोग कि हमें बनना है, करना है, हिम्मत होती है, तो इसको लेके चलते हैं तो ट्रेनिंग हो जाती है। कोई चोट वगैरह लगी जब ट्रेनिंग स्टार्ट बहुत लगती है चोटें, तो तकरीबन हर आए दिन गिर रहे होते हैं, चोट लग रही होती है। और स्टार्ट में तो कुछ भी आप सीखें तो चोट लग के ही सीखते हैं आप। खौफ नहीं आता? मुझे तो देख के खौफ आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी खौफ नहीं आता। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, थोड़ा सा। बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत डर होता है, लेकिन ट्रेनिंग जिस तरह हमने हासिल की है तो फिर अभी हमें कोई खौफ नहीं है इससे। कोई खौफ नहीं है? नहीं। कहीं भी चला लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल आसानी से। ये वेपन हमारे लिए एक वेपन नहीं है, ये हमारा जेवर है। ये दोस्त भी है? दोस्त भी है। अच्छा, और मैंने सुना बड़ी कामयाबियाँ भी आपने हासिल की हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जिक्र भी करें।
मैं नेशनल लेवल की शूटर हूँ। मैंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इसके अलावा भी रिसेंटली हमारे हेडक्वार्टर में एक रेंजर्स की कमांडोज़ के साथ मुकाबला हुआ था जिसमें ओवरऑल में फ़र्स्ट पोजीशन पर आई थी। चलें जी, ज़बरदस्त। और जनाब जब हमने स्केटर्स की बात की तो उसमें भी ख़वातीन बड़ा अहम किरदार अदा करी हैं। फायरिंग रेंज की जब हम बात करें उसमें भी बड़ा किरदार अदा करी हैं। और ये जो प्रोग्राम SSU की जानिब से उठाया गया है, अल्लाह करे ने कामयाबी मिले और हम फिर पूरे कराची में इस तरह के स्केटर्स को देखें जो हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें हिफाजत और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। जनाब ये मैंने गन पकड़ना तो सीख ली है और मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा खुद जो है वो मैं ट्राई कर लूँ। अच्छा, मैं ये भी पहन लेती हूँ। बड़े थोड़े से मुश्किल वाले इकदाम है, हम चूँकि ये करते नहीं हैं इसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये है और ये थम आपका आगे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और जनाब ऐसे करके इसे एम करें, अपनी आँख के पास लेके और इस बैक साइड की उसे फ्रंट साइड टिप देखें। अब चला दो। जाए क्या शॉट मारा भाई महक ने, जबरदस्त जी, बेहतरीन। और महक का सेगमेंट बड़ा ज़बरदस्त था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जब हम बात स्ट्रीट क्राइम की कर रहे हैं तो उसी से मुताल्लिक एक खबर हमारे पास ये है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में ऐसी ही एक वारदात होने को थी, लेकिन जो राइडर हैं वो बड़े एक्टिव निकले, वो उन डाकुओं पर भारी पड़ गए। पार्सल डिलीवर करने वाले शाहिद हुसैन, इन्होंने डाकुओं को दबोच लिया, बंदूक भी छीन ली। इस छीना झपटी में हुआ ये कि गोली चलने से एक डाकू जख्मी हो गया, मजबूरन डाकुओं को भागना पड़ा। शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। शाहिद गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? लेकिन मैं ये चाह रही हूँ बात करने से पहले जरा मनाज़िर चलिए ठीक है जी, पहले मनाज़िर दिखाते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो ये मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं क्योंकि शाहिद साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाहिद, ये मनाजिर देखकर ज़ाहिर है हम थोड़े से खौफज़दा हुए, बिकॉज ज़ाहिर है कराची का ये माहौल है और यहाँ पे जब क्राइम होता है हमने अपने बड़ों से भी यही सुना कि रेजिस्ट मत करो। वो कहते हैं कि ज़ाहिर है जान से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई आ जाए तो बस जस्ट डोंट रेजिस्ट। मुझे थोड़ा सा बताएंगे हुआ क्या? अचानक से आपने वो रिएक्ट किया या कि आपको इतना वक्त मिला कि आप संभल पाए, आप सोच पाए कि आपने क्या करना है? जी हाँ, मैं पार्सल दे रहा था उनके घर पे, जैसे वो उसने मेरे वॉलेट पे हाथ दिया, पॉकेट में हाथ डाला। मैंने उसको बोला क्या हुआ भाई? बोला निकाल। मैं भाई यार क्या निकालूं? उसने 2 बार बोला निकाल। मैं क्या निकालूं, मुझे ये तो बता दो। फिर उसने पिस्टल निकाला, लोड किया। बस लोड किया, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मेरे पास ही खड़ा था, मैंने ना आराम से मोबाइल को नीचे रखा, वहीं दोनों हाथ से उसकी पिस्टल पकड़ ली। ओके, बस के बाद पिस्टल मैंने नहीं छोड़ी, उनको बस जख्मी कर दिया मैंने। नहीं तो ये बहुत आराम से हो गया क्या? बिल्कुल इजी। मुझे सिर्फ चांस मिला, मैंने पकड़ लिया बस। तो वो कितने, जैसा कि मनाज़िर दिखा रहे हैं, आप अकेले थे और तन्हा, आपके पास ना कोई बंदूक ना कोई इस तरह की मतलब अपने आप को महफूज करने के लिए कोई चीज़, तो ज़रा सा भी खौफ दिल में नहीं आया? बस अल्लाह ने कुव्वत दी और मैंने चांस लिया, अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये वाक़या नहीं हुआ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और आप सुन रहे हैं कि किसी के साथ ये वाक़या हुआ है, तो आपके दिल में क्या ख्याल आएगा कि अच्छा नहीं ठीक किया इसने? सर मसला ये है कि अब चलो मैं आप किसी और पे बात कर रहे हो, अब एक राइडर है, अब उसके पास ज़ाहिर बात अमाउंट होती है, COD पार्सल देता है, बिल्कुल ठीक है, 14-15 हज़ार का कम से मिनिमम एंड्रॉइड मोबाइल होगा उसके बिल्कुल पास, ठीक है, अब उसके अपने पास भी कोई मनी होगी वॉलेट में, तो जब वो जाएगी 35-40 हज़ार रुपया, वो क्या करेगा? वो चांस तो लेगा, और उसको चांस मिलेगा वो हर सूरत लेगा। लेकिन बस ये है कि बस वो बच्चे थे, थोड़े थे, एज थोड़ी कम थी। अच्छा, एज कम थी? हाँ, तकरीबन 18 से 20 साल थी। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे होते हैं और अभी आपने बताया, ये पैसे किसके होते हैं? कंपनी के होते हैं? कंपनी के होते हैं, हम पार्सल डिलीवर करते हैं ना हम, तो वो ज़ाहिर बात जो पार्सल डिलीवर करूँगा वो COD लूँगा, कैश ऑन डिलीवरी ज़ाहिर होता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाए, छीना झपटी का हो जाए,
कि वो पैसे को छीन ले तो क्या होता है? वो आपकी ही जेब से कटते हैं या कि कंपनी ओन करती है उस चीज़ को जब आप रिपोर्ट करते हैं कि ये वैसे तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी के पास नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीन। अल्लाह करे ना ही हो, अल्लाह करे। लेकिन जैसा माहौल है, ये जिस तरह के वक्त में हम रह रहे हैं, खुदा ना खास्ता 1% सोच के अगर ऐसा हो जाता है फिर क्या हाल है? नहीं, इंश्योर्ड है। ओके अच्छा जी जी। अच्छा, बस थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये वीडियो जब वायरल हुई जी, ज़ाहिर है इस पर बहुत सारा रिस्पांस आता है, लेकिन मुझे सिर्फ रिस्पांस सुनना है आपकी फैमिली का। उनका क्या रिस्पांस था कि देखने के बाद उन्होंने क्या कहा? अप्रिशिएट किया या किसी ने डांटा कि नहीं तुमने गलत किया? क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हमारा कल्चर है यहाँ पे कि कहा जाता है कि नहीं प्लीज़ डोंट रेजिस्ट। तो आपके साथ क्या हुआ? वही जो सबसे ज़्यादा होती है, आपने क्यों किया? ओके, आप दे देते। किसने कहा ये? मेरी वाइफ ने बोला, ओके, मेरी मदर-इन-लॉ ने बोला, मेरी सास ने, बेटे थे। वैसे बेटा खुश भी हो रहा था कि पापा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा। तो अपनी फैमिली से मुतालिक बताएं मुझे। आप ज़ाहिर मैरिड, एक बेटा है आपका? जी, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। तो आप कब से राइडर हैं? कब से आप इस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गया है। जब से मैं कराची में आया हूँ तब से मैं राइडर हूँ। अच्छा, मतलब आप पहले कराची में नहीं रहते? तो कहाँ रहते थे? मैं लाहौर के साथ है शेखपुरा। अच्छा, शेखपुरा से आपका ताल्लुक है। तो कराची के बारे में यकीनन सुना होगा क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स का रेट यहाँ पे काफी मेरे यहाँ रिलेटिव काफ़ी हैं। हाँ, शुरू से रह रहे हैं, मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं पूरा कराची को जानता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे शायद जब भी, क्योंकि मैं भी ज़रा बाहर से हूँ, जब भी हम बाहर से कभी कराची आते हैं तो हो जाता है एक आधा वाकया, तो सबके साथ हो ही जाता है। आपके साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ मोबाइल छीनने का? और फर्स्ट टाइम ही आपने तो रिएक्ट करके उन्हें भगा दिया, टीवी पे आगे फौरन। मैं तो इसको छुपा रहा था, लेकिन मैं वो समझ ले कि मैं वीडियो मेरे पास भी थी। उसी टाइम पे मैंने थाने वालों को भी, थाने में भी दी थी। पिस्टल था मेरे पास, वो भी मैंने थाने में जमा करवाया। ये वीडियो उन्होंने बनाई जहाँ पे आप डिलीवर करने आए थे? नहीं सर, वो सामने घर वाले तो देख रहे थे बस। अच्छा, उन्होंने वीडियो बनाई, वो भी लास्ट पे। पिस्टल था आपके पास? जी, मेरे पास पिस्टल था। वो आपका अपना था? नहीं, वो तो छीना था ना, उसके बाद वो मैंने थाने में दे दिया था। अच्छा, आपने कहा कि ये वीडियो तो बहुत आखिर में बनी जी। तो ये पूरा जो इवेंट था कितने मिनट का था? तकरीबन 10 मिनट का होगा। 10 मिनट? आपने 10 मिनट मतलब रेजिस्ट किया? ये सारे मामले में 10 मिनट लगे? अच्छा, हम आवाज भी सुन रहे हैं भाग जाओ की, आपने उन्हें कहा भाग जाओ, यानी आपने ये कोशिश नहीं की कि पकड़ लूं उन्हें और पुलिस के हवाले करूंगा? नहीं सर। क्यों? वो इसलिए नहीं की कि वो बच्चे थे। जिस तरह वो डर रहे थे, या तो उनका फर्स्ट टाइम था या सेकंड टाइम था। मैं उनका फ्यूचर खराब नहीं करना चाह रहा था। जेल में जाते फिर पक्के होके डकैत बन के आते। अभी जिस तरह उनको डर पड़ गया था ना, शायद कि वो नेक्स्ट ना करें। बड़ी दूरअंदेशी वाली सोच है आपकी। कराची में जब आप आए, मतलब आपने नौकरी शुरू की, मेंटली तौर पे तैयार रहते थे कि खुदा ना खासा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बाइकर हैं, दिन रात काम होता है डिलीवरी करने का, कभी सोचा कि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं इस तरह से रेडी हूँ? बस ज़हन में तो था ही। अच्छा, ज़हन में था, पहले से तैयार था। हाँ, क्या अगर मौका मिला तो छोड़ूंगा नहीं। ओके। और वो कर दिया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो मैं अपने हवास पर काबू रखूंगा और अपने आप को भी बचाऊंगा और अपने पास जो कैश है उसको भी ज़ाहिर बचाऊंगा। ये मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि होश व हवास को काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर आपने होश व हवास पे काबू नहीं रखा तो फिर ज़ाहिर है आप उनके नरके में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। हाँ, वो भी घबरा गए थे। अच्छा, वो तो हमें इस फुटेज में नजर भी आ रहा है कि वाकई वो घबरा मारा था। जब मैंने उनको पिस्टल मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं मार भी रहा था साथ उनको। अच्छा, सही है। बस वो घबरा गए, मुझसे ये कह रहे थे हमें जाने दो, हम कुछ नहीं करते। लेकिन बस यही मेरे दिल में तरस आया। मैं कहा नहीं यार, इनका फ्यूचर, बच्चे हैं अभी। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं शायद कि इसके बाद फिर आपने जब रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में, तो आप पुलिस स्टेशन गए या आपने कॉल की पुलिस वहाँ पर आई? मैंने ही 15 को कॉल की थी। ओके। मैंने बुलाया था, मैं सर ये इशू है, मैंने वो चले गए और गन मेरे पास है। अच्छा, तो वो वहीं पर आ गए? जी सर। कितनी देर में आए? सर जब कॉल किया हम 2-4 मिनट में सारी बात वो आई। चलो, ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट कॉल करने पे पुलिस फौरन पहुंच गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस का क्या रिस्पांस था या अब वो क्या कह रहे हैं, क्या मौक़िफ़ रख रही है पुलिस? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे वो 15 आई, उनके बाद बात हुई, उन्होंने बोला भाई आप हमारे साथ चलें थाने में। अच्छा। अब मैं थाने में गया, सब इंस्पेक्टर साहब बैठे थे पहले, उनसे मैंने बताया जो भी था। फिर मैं SHO पास गया, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि सर आप बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है, आपको उनको
छोड़ दिया। मैं कहा सर वो मेरे दिल में था, मैंने छोड़ दिया, मुझे अपना सेफ करना था। आप पकड़ लें। थोड़ा अच्छा काम आप भी कर लें, एक अच्छा सा मैसेज भी आप काम तो हमने खुद नहीं ना जो देख रहे हैं आपको। जाहिर सी बात है कि रोजाना की बुनियादों पे आपकी तरह बहुत से बाइकर्स हम मोटरसाइकिलों पे देखते हैं, या फिर गली मोहल्लों में अगर रात के वक्त गुजर रहे हो, दिल में खौफ होता है, तो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं कि आप योर जॉब इज वेरी चैलेंजिंग, उसको समझते हुए आपको मैसेज देना चाहें तो। सर मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि ख़ास तौर पे जो मेरे साथ बच्चों ने किया कि आप अभी छोटे हो, अपना फ्यूचर बनाओ ताकि आप आगे कुछ कर सको, हलाल रोज़ी कमा लो। आप जैसे मैं बाइकिया चला रहा हूँ, करीम में है, ओबर में है, इनमें आप हलाल की रोज़ी मिल रही है, वो कमाओ। क्यों ये कर रहे हो आप लोग? हमें भी तंग करते हो, हम लोग भी पीछे चले जाते हैं 2 माह बाद। जो सेटिंग हमने बनाई होती है, जब ये काम होता है हमसे, हम तकरीबन 2 माह पीछे चले जाते हैं, क्योंकि 15,000 रुपये एकदम मोबाइल निकालना बहुत इशू हमारे लिए बहुत मसला होता है। क्योंकि हमारे ज़्यादा 30,000 सैलरी हो जाएगी हमारी महीने की, 30-35 बस। उसमें हर चीज़ मैनेज करना, गाड़ी का रेंट भी है, हर बच्चों का स्कूल वगैरह फीस एनीथिंग है। तो इस वजह से उनको ये अपील करूँगा, मेहरबानी होगी इन सब की कि अपने आप को भी सुधारें और गरीबों को तंग भी ना करें। गरीबों को तंग भी ना करें, ठीक। शायद बेहद शुक्रिया। जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि ठीक है, एक साथ अगर हम ये सोचें कि बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन उसके साथ साथ ये सोचें कि आप अपने आप को इस तरह के अगर ख़तरों से 2-4 करते हैं तो पहले ये सोच लें कि आपके अंदर की इतनी हिम्मत है कि आप निमट लेंगे, ये ना हो कि फ़ौरन से हीरो बन जाए और खुदा ना खासा चीज़ें उल्टी पड़ना शुरू हो जाएँ। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कारोबार की जो ज़िंदगी और मौत को साथ साथ लेके चल रहा है। बैसाखी और बंदूक एक साथ बिक रही है। कराची का इलाका है सदर, यहाँ पर सर्जिकल मार्केट है, व्हीलचेयर, बैसाखी, बंदूक, ये सब साथ साथ फरोख्त होते हैं। जिस तरह महक आपने कहा, वाकई दुरुस्त कहा, जिंदगी और मौत का सामान एक ही मार्केट से मिल रहा है। रेहान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लकी स्टार के करीब। लकी स्टार के करीब वाकई ये रोड जो है, ये बड़ा मुनफरिद रोड है और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे असलहे की दुकानें भी मौजूद हैं बैक वक्त, और जान बचाने वाली अद्वियात और सर्जिकल का जो सामान है वो भी इसी रोड के ऊपर मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे, कब, कितने साल पहले यहाँ पे आई, कौन लाया, और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो इस मुनफरिद मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं कि वो क्या महसूस करते हैं। सदर के पुराने इलाके लकी स्टार के बीचों बीच मौजूद ये सड़क लकी स्टार रोड के नाम से मशहूर है। इस सड़क के बारे में कोई मुस्तनद तारीख मौजूद नहीं। पुराने इलाके के मकीनों के मुताबिक अद्वियात और असलहे की मुनफरिद मार्केट पाकिस्तान बनने के साथ ही वजूद में आ गई थी। अलबत्ता ख़रीदारी के लिए यहाँ आने वालों को अद्वियात के साथ जानलेवा हथियारों की फ़रोख्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ज़िंदगी के लेने और ज़िंदगी बख्शने दोनों किस्म के औजार अवेलेबल हैं। तो ठीक है, बिज़नेस है, बिज़नेस होना चाहिए, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि यहाँ पर ये बिज़नेस हो सकता है, वहाँ पर वो बिज़नेस हो सकता है। वो बिज़नेस जो पीसफुली हो सकता हो वो कहीं भी होना चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। लकी स्टार रोड मार्केट पर असलहे का कारोबार करने वाले ताजिर महमूद असलम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इस मार्केट को जिंदगी और मौत के सामान की खरीदो फरोख्त करने वाली दुकानों का मरकज़ कहा जाए। हम लोग यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज होती हैं उनको वेपन की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक्स हैं उनको वेपन की रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्रीज़ हैं, पर्सनल सेफ्टी के लिए एक शरीफ आदमी सही है वो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वेपन परचेज करता है गवर्नमेंट के अप्रूव्ड लाइसेंस के ऊपर। इसी मार्केट में तिबी आलात के सबसे पुराने ताजिर का मार्केट के बारे में अपना ही नुक्ता नज़र है जिसे वो किसी तौर बदलने को तैयार नहीं। सर, ये जान लेने वाली चीज़ें बेचते हैं, हम जान बचाने वाली चीज़ें बेचते हैं। ठीक है जी। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार चल रहा है। अब देखें ना, कराची मेन सिटी इलाका है ये। अब ये पूरे कराची से लोग यहाँ आते हैं, सर्जिकल की दुकानों पे आते हैं। अब तो एक मार्केट बन चुकी है, पूरी मार्केट बन चुकी है।
एक खरीदार ने भी अपनी राय दे डाली। खैर जिंदगी और मौत तो है भी साथ साथ, देखा जाए तो अगर आप एक ही एंगल से देखते हैं तो जिंदगी और मौत को देखना भी एक ही साथ चाहिए कि जो लोग जिंदगी के साथ साथ अपनी मौत को याद रखते हैं वो लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। असलहे और तिब्बी आलात की फरोख्त के हवाले से मशहूर मार्केट में घूमते हुए जहन में सवाल पैदा होता है कि इस मार्केट में पहली दुकान असलहे की खुली होगी या फिर तिब्बी आलात की। अलबत्ता इस सवाल का जवाब तलाश करना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। नाज़रीन, कहिए कैसा लगा आपको लकी स्टार रोड की इस बेहद मुनफरिद मार्केट का सफ़र। यहाँ पे असलहे की और दवाओं की और सर्जिकल्स की दुकानें बैक वक्त मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से हमने आपको मिलवाया कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कब से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। एक बात तय, मुझे तो यहाँ पे घूमते हुए ऐसा लगा कि जैसे माजी और हाल में बैक वक्त में सफ़र कर रहा हूँ। ये मार्केट अपनी जगह बहुत मुनफरिद है और ऐसी कोई और मार्केट अब तक पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आई है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बढ़ते हैं आगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो होगा यहाँ पर जश्न का समा। देखिए ब्रेक के बाद। नया दिन है, बड़ा प्यारा दिन है, खूबसूरत दिन है, जश्न का दिन है। समा 13 साल का हो गया और समा FM 8 साल का हो गया। दैट्स व्हाई अब हम कह रहे हैं जश्न का समा है ये। हाँ ना, और जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि जनाब जब ब्रेक्स आएंगे तो जश्न का समा होगा और बहुत सारे खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आवाजों के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। जब हम समा FM की बात करते हैं तो मुझे लगता है 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का हो गया, एक 8 साल का हो गया। जो 13 साल का उसमें तो आप देखते हैं उसमें आप हमें देखते हैं, जो 8 साल का हो गया उसमें आप आवाजें सुनते हैं, खूबसूरत आवाजें। और बड़ा मुश्किल होता है आवाजों के जरिए माहौल बनाना, अपनी पहचान बनाना, लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखना। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है जी। मैं तो समझता हूँ FM जिसने किया और कई सालों से किया, उनसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बात जब कर रहे हैं समा FM की तो हमारे पास बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। वी हैव विद अस RJ अदील अजहर, RJ साहिर लोधी, RJ सुलमीन अंसारी एंड समा FM के GM प्रोग्रामिंग अयाज उमर अब्रो साहब। आप सबको वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे भी हैप्पी बर्थडे टू यू टू। थैंक यू सो मच। और सलमीन जिन्होंने पहले दिन से समा FM के साथ टाइम गुजारा है। सलमीन हैड अ वेरी टफ स्केड्यूल बिकॉज 5 मंथ्स आपने 4 घंटे की ट्रांसमिशन की स्टार्ट में, माशाल्लाह जी, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक। आप सोचिए सुबह उठते 7 बड़ा एक्टिव, अपने आप को एनर्जेटिक रखना और उसके बाद जो है 4 घंटे आपके साथ कनेक्ट रहना। आपकी सिस्टर भी आपके साथ होती थी इनिशियली जी, इनिशियली होती थी। उसके बाद फिर 2 घंटे जो सुबह का 7 से 9 का टाइम है वो हो गया अदील अजहर के पास, वो भी साथ मौजूद हैं। एंड क्योंकि अयाज साहब साथ हैं तो अयाज साहब आपसे हम सबसे पहले गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। अभी देखिए सुबह सुबह जब हमने इनको यहाँ बुलाया, आज चूंकि इनका शो नहीं है, आवाज उनकी बंद हो रही है। ये वहाँ पर भी ऐसा होता है कि आवाज बंद हो रही है, फिर आपको कहना पड़ेगा क्या है, पियो ग्रीन टी। नहीं, ये पहले से प्रिपेयर्ड आती है और फ्रॉम फर्स्ट लिंक जो इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है लोगों को जगाने का, आने का, उसके साथ ही जो है वो शो बिल्कुल एनर्जी के साथ होता है। उससे पहले ज़ाहिर है अदील एक एनर्जी जो है वो अपनी शो में रखते हैं, जिसको ये कंटिन्यू करते हैं। पर अभी हम अगर अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ आपको सुने तो आपकी भी इतनी अच्छी आवाज है, इतनी प्यारी आवाज है कि हमें बड़ा मजा आ रहा है। Ayaz sir has been associated with radio for 15-20 years. 20 years. More than that. 20 years. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो समा FM के 8 साल, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि प्लीज बताएं कि कितने उतार चढ़ाव देखे हैं समा FM ने? मेरे ख्याल से कामयाबी का सफर तो शुरू हो गया डे 1 से, क्योंकि माशाल्लाह जितने लोग हमें मिले, yes, we had energetic कमाल के लोग थे बेशक, और वी हैड अ वंडरफुल टीम। और बल्कि इसको अगर मैं यूं सम करूं, एक परवीन शाकिर साहब का बड़ा अच्छा शेर है ना कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। तो ये वो जो शनासाई थी वो फैली और उसके बाद वो खुशबू और उसकी पजीराई जो हमें मिली, ये लोग ज़ाहिर कमाल के लोग थे जो हमारे साथ थे और सब मास्टर्स थे अपनी फील्ड की। यस, और अपने प्रोग्राम्स को बड़ी अच्छी तरह इन्होंने कैरी किया। नो डाउट। जो सलमीन का प्रोग्राम कभी कभी मौका मिलता है सुनने का, कभी कभी हमें जाने का मौका भी मिल जाता है, हम चले भी जाते हैं। अच्छा सलमीन, थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर हम टीवी एंकर्स की बात करें तो ज़रा थोड़ी सी फेमिलियरिटी होती है, फेस लोग रिकग्नाइज करते हैं, बट फॉर यू इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन आई एम श्योर
बहुत सी जगहों पर जब आप जाके बात करती होंगी, फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में कि अच्छा मुझे ड्रेस दिखाओ, आपकी आवाज़ सुनी सुनी सी है, ये कितनी बार होता है? बहुत बार, एंड आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और ये सबसे ज़्यादा कराची में मेरे साथ हुआ। आई मूव टू कराची 4 years ago। उससे पहले मैं इस्लामाबाद में थी। मैं गुजर रही हूँ, नॉट इवन कि मैंने बात करना शुरू की और पीछे से बड़ी जानी मानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ उन्होंने अपने बैजेस पहने हुए हैं, देयर लाइक सलमीन अंसारी, गुड मॉर्निंग। एंड आई एम लाइक अच्छा ओके। इनिशियली थोड़ा सा ऑड लगा, ऑड इन द सेंस दैट यू टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन फिर बहुत अच्छा भी लगा। एंड देन एग्जैक्टली एज यू सेड कि जब गुफ्तगू करना शुरू करती हूँ किसी दुकान पे, तो द फर्स्ट थिंग इज आपको कहीं देखा है, तो मैं आगे से कहती हूँ आपने कहीं मुझे सुना है। और सोशल मीडिया चूंकि पिछले 3-4 साल पहले फेसबुक लाइव शुरू हुआ था, तो उसके जरिए पीपल हैव गॉटन टू सी अस आल्सो। और फिर स्पेशल ट्रांसमिशंस होती हैं और आप जैसे जबरदस्त लोग हमें दावत देते हैं, तो तब और भी ज्यादा लोग जो है हमें देखते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा से मुश्किल लगती है चीज़ इसलिए क्योंकि जब आप FM करते हैं उसमें आवाज़ के जरिए लोगों को आपने जोड़े रखने हैं। जी ठीक है, टीवी में तो ये है कि आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, आप लोगों को जोड़े रख रहे हैं। अच्छा, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी। साहिर लोधी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ साहिर भाई की, और इतनी जबरदस्त आवाज। सबसे पहले तो मैं कहूंगी हैप्पी बर्थडे समा FM के लिए। 8 साल का समा हो गया है, हमारा छोटा सा बच्चा बड़ा होना शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप, कैसा आपका सफर रहा? बहुत खुशगवार रहा। ऑफ कोर्स आई एम पार्ट ऑफ समझ फैमिली। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसी जुमले को थोड़ा सा जरा आगे बढ़ा दूं जो आपने कहा अभी। ये पाकिस्तान का छोटा सा बच्चा नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बच्चा है मीडिया का। रेडियो को, पावर को हम लोग थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं, बट आई कैन गारंटी यू दिस, इट हैज फार मोर रीच देन एनी अदर मीडिया, नो डाउट, दैट्स आउट देयर। तो रेडियो इसलिए नहीं कि मेरा पैशन और समा मेरी फैमिली है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ। मैं बहुत प्राउडली ये बात कोट भी करता हूँ कि हम बहुत अच्छे शोज करते हैं और हमें पूरा पाकिस्तान बैक वक्त सुनता भी है। हम 9 से ज़ायद शहरों में जाते हैं और जिस जगह नहीं जाते वहाँ हमारी ऐप पहुँच जाती है। वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो समा को सुनते हैं और देखते हैं। ग्रेट। और साहिर भाई, राइटली सेड कि जाहिर है इसकी रीच बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम, जैसे सलमीन आपने भी कहा कि जब से फेसबुक लाइव आया है उसकी वजह से रीच और ज्यादा बढ़ गई है। अब तो इंटरनेशनली जाहिर है रीच है। अब तो किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी गली, किसी कूचे में बैठ के भी लोग आपको सुनते हैं। वो वाला मामला नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में जाते हुए कोई सुन रहा है या सिर्फ रेडियो लगाए तो सुन रहा है। अब तो रीच आपकी नो डाउट बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है। मैं एक्चुअली, सलमीन तो बहुत बड़ी स्टार है, बिकॉज मैं तो अभी भी रेडियो वैसे ही करता हूँ जैसे हमेशा से करता था। तो सलमीन वगैरह को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लोग जानते हैं, मैं पाकिस्तान तक महदूद हूँ। नहीं साहिर भाई, ये तो आप अब मुझे याद है जब मैं साहिर भाई का प्रोग्राम कर रहे हैं। साहिर भाई, मैं साहिर भाई का प्रोग्राम FM में जब सुनती हूँ, बिल्कुल मैं आपका, अच्छा मैं जेन्युइनली आपको एक बात बताता हूँ। जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। श्योर। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय जो फेसबुक पे शोज करेगा। मैंने कुछ दिन करने की कोशिश की, बट दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। बट सलमीन वगैरह जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी जॉब है। इट्स ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट लव इट कि हम जगह जगह पहुंच रहे हैं। वो जगह जहां हम पहले नहीं पहुंच पाते थे, वहां इन सब की वजह से पहुंच रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू देम, ऑल ऑफ देम। देखो, मुझे ऐसा लगता है एज लॉन्ग एज टुगेदर we achieve success. True. That's what we're striving for. It is not about Sahir Lodhi. Sahir Lodhi only exists because of Sama. So Sama is the entity. Sama is what we love, and Sama is the voice of everyone. So I think उसके लिए जो जहाँ काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। माशाल्लाह, that's very right। और साहिर भाई, ज़ाहिर है it's always a team work और टीम का हर मेंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ज़ाहिर है हम आपसे बात करें। पर मैं जानना ये चाह रहा हूँ साहिर भाई आपसे, आपने शोज़ किए, मॉर्निंग शोज़ किए, आप FM करें, बट स्टिल मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि अभी भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जॉनरा है जो आप टच करना चाहते हैं कि अच्छा मुझे अभी ये भी करना है? इज देयर समथिंग? बस यार तुम कोशिश कर रहे हो, मैं राहत के साथ एक गाना गा लूं, बस सही हो जाएगा। चले, जबरदस्त जी, जबरदस्त। साहिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, कोई कोशिश करें ना उनके लिए कि गाना हो जाए उनका। साहिर भाई वैसे ही माशाल्लाह गाते रहते हैं, नो डाउट। अब वो राहत के साथ डुएट उनका ख्वाब है, तो यकीनन इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। क्या पता राहत साहब के भी, हाँ, उनके लिए भी ये ख्वाब हो। You never know.
What you dream, you achieve. Exactly. जिस तरह की आप अपने दिमाग में एक आइडियोलॉजी रखते हैं और कहते हैं ना जिस तरह की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, वही पॉजिटिव एनर्जी आपको नजर. That's what secret of life is. तो प्लीज सीक्रेट मूवी भी देखिए, बुक भी पढ़िए, उसमें सब कुछ है. शुएब हमारे साथ अदील अजहर इनकी भी बड़ी खूबसूरत आवाज. जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत अंदाज. अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग और मुबारक हो भाई, समा एफएम 8 साल का हो गया. बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो और हमारे जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स दुनिया में जहां पाकिस्तान के जिस कोने में देख रहे हैं, आप सबको समा एफएम की 8वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा, थोड़ा सा बताएं अदील, 8 साल का सफ़र, आपका भी तकरीबन 8 साल के, चंद महीने कम कर लेते हैं हम, 3-4 महीने, अदरवाइज आप भी स्टार्ट से ही समा एफएम के साथ रहे हैं, तो अहाता कीजिए, दरिया को कूजे में बंद कीजिए, सफ़र कैसा रहा? मुश्किल होगा लेकिन आई एम श्योर आप कर लेंगे. भाई मैं तो ये बच्चा माशाल्लाह हमारा बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो समा एफएम के साथ एक देखिए, आप किसी भी जगह के साथ अगर अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, आपको एक मोहब्बत पैदा हो जाती है और एक उल्फत सी पैदा हो जाती है. और समा एफएम और मैं अगर ज़ाती तौर से बात करूँ तो मेरा तो बिल्कुल वैसा रिश्ता है. इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्रांड. एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है पाकिस्तानी मीडिया में, और समा एफएम में जो काम करने का मज़ा है मुझे जो उन्होंने मेरे जो प्रोग्राम की नौयत है उसके मुताबिक इन्होंने जो मुझे स्पेस दी है खेलने के लिए. आई डू गेट कॉन्ट्रोवर्शियल एट टाइम्स, कभी कभार कोई ऑल फॉल बातें भी मुंह से निकल जाती हैं, बट हाउ दे बैक यू, हाउ दे सपोर्ट यू, आई मीन आई रियली एंजॉय एवरी डे. रोज़ाना सुबह जब मैं रेडियो करने आ रहा होता हूँ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस कि नॉट जस्ट मुझे पूरा पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में लोग सुन रहे होंगे, दुनिया भर में सुन रहे होंगे, बट द फैक्ट कि मैं पाकिस्तान के टॉप एफएम ब्रांड का पार्ट हूँ, ये मेरे लिए ज़ाती तौर से बहुत बड़ा ऑनर है. क्या बात है अदील, ज़ाहिर है आप यू स्टार्ट आवर डे एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह 7 बजे शो करना है, यू स्टार्ट आवर डे. बट मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप खुद लड़कियों में ज़्यादा मकबूल हैं या लड़कों में ज़्यादा मकबूल हैं, ये बताएं. मेरे ख्याल से लड़कों में हूँ मैं, ठीक है जी, मैं बड़ा क्लियरली ये बात बोलता हूँ क्योंकि आपको ट्विटर की फॉलोइंग से अंदाज़ा हो जाता है जब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर रहे होते हैं. मैं SMS फ़ोन कॉल्स के बजाय मेरा ट्विटर पे बहुत इन्हिसार होता है और मैं लोगों को कहता हूँ कि जी मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे आप मैसेज करें, क्योंकि कोई उसमें अच्छा मैसेज हो तो सबके साथ वो शेयर भी किया जा सकता है. तो जो लोग आपको ट्विटर पर फॉलो करना शुरू करते हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली ज़्यादातर मच टू द मेरे ख्याल से हमारी बेगम साहिबा के लिए काफ़ी इत्मीनान बख्श ये बात है कि ज़्यादातर मेरे फ़ैन जो हैं वो हजरात हैं. उसका शायद एक और भी वजह जो मेरे ख्याल से है, प्रोग्राम में पाकिस्तान में जो वर्किंग क्लास है, आई मीन ख़वातीन को ज़रूर आगे आना चाहिए, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बट ज़्यादातर लोग FM रेडियो अपनी गाड़ियों में सुन रहे होते हैं और वो हजरात ही होते हैं जो नौकरियों पे ज़्यादा जा रहे होते हैं. शायद दिस कुड बी द रीज़न, आई मे बी रॉन्ग, बट डेफिनेटली मेल ज़्यादा हैं. या मैं तो उस पर फिर कहूँगा स्पोर्ट्स कुड बी वन रीज़न एज वेल. ज़ाहिर आप स्पोर्ट्स पे आपकी बड़ी ग्रिप है. अच्छा मुझे ये भी बताएं अदील, आप तो लड़कों में मकबूल हैं, लेकिन किसी और गैदरिंग में जब आप जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा किस आरजे से मुताल्लिक एक कमेंट सुनने को मिलता है कि समा एफएम का ये आरजे हमारा फेवरेट है? समा की टीम जो है वो ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है. सलमीन सुन रही है, डिप्लोमेटिक जवाब जो है वो इसमें ज़ाहिर नहीं दूंगा. आई एंजॉय लिसनिंग टू सलमीन जो मेरे बाद इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करती हैं. सलमीन इज़ अ वेरी गुड होस्ट, बड़ी उनकी ग्रिप है शो पे. इसके अलावा मैं हमारे इमरान इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं, इमरान हसन. इमरान का बहुत लाइवली शो होता है, वो रात में प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एंड द वे जिस तरह इमरान अपने लिसनर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है वो इतना कैजुअल के साथ साथ इट इज़ सो फ्रेंडली एंड ब्रदरली कि मैं सुनने में जब भी रेडियो लगाता हूँ आई डू लिसन टू हिम एंड आई रियली एंजॉय हिज प्रोग्राम. ग्रेट अदील, सो वेरी मच. साथ मौजूद थे आप और जिस तरह आपने भी तारीफ की, सलमीन की तारीफ ना करते तो फिर कहाँ जाते भैया? क्योंकि आपके शो के बाद उन्होंने बागडोर संभालनी होती है समा एफएम की. मैं लाइट पिंक ब्लश ऑन लगा के आई थी, आई डोंट नो अब वो किस शेड का रेड हो चुके हैं. और हर रोज मुलाकात होती है. ज़ाहिर है शो के फौरन बाद इनका शो और अदील और मेरी बहुत अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत अच्छी नोक झोंक भी है. हाँ, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप, दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी वैल्यू ईच अदर, हमें कदर है, हम एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज मेड, बिकॉज द दोनों के प्रोग्राम्स का नाम समा राइस ही है, उसके 2 सेक्शंस हैं. सो आई थिंक वो एक यूनिटी
रिप्रेजेंट भी होती है और लोगों को भी अच्छी लगती है। इट्स वेरी ट्रू, वो नज़र आती है जब आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, आपकी यूनिटी होती है, वो वाकई नज़र आती है। सर मुझे ये बताएं कि बहुत से सुनने वाले उनके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि लोग पूछते हैं इवन हमसे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है एफएम से, उन्होंने कभी किया ही नहीं है एफएम। अच्छा आपका ताल्लुक तो है? नहीं, ताल्लुक इस तरह से है कि हमने एफएम किया नहीं है, तो हम आपसे सिर्फ यही मुलाकात करते हैं। एक अम्ब्रेला के अंदर तो है। यस, एक अम्ब्रेला के अंदर है। बट सर लोग ये बड़ा पूछते हैं कि यार मेरी आवाज़ अच्छी है, या लोग समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो उनके लिए गाइड करें। यस, हु कैन बी द आरजे, क्या होना चाहिए, और अगर कोई बनना चाहे तो उसके लिए वो क्या करे, अपने आप को पॉलिश कैसे करे? देखिए सबसे पहली चीज़ तो पैशन है। ओके, अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पैशन है, तो वो काम आप कर सकते हैं। आज माइक्रोफोन और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपल और आसान कर दिया। लाइक एट टाइम्स रेडियो वॉज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास एक टिपिकल ब्रॉडकास्टिंग वॉइस है तो आप रेडियो कर सकते हैं। आज जब माइक्रोफोन बहुत सेंसिटिव हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब आपके अपने ऊपर है और आपका टैलेंट है कि आप कितना ज्यादा पॉलिश करते हैं उससे। बाकी तो आप फिर हैं ही। नहीं, आपका एक्सपीरियंस मैं तो खुद सीख रहा हूँ, मैं लिटरली सीख रहा हूँ। Everyone learns till last breath, exactly। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब कोई आता है, ऑडिशन देता है, तो अगर उसकी आवाज अच्छी नहीं है तो किस तरह से आप उससे माजरत करते हैं, क्योंकि सामने वाले का दिल भी नहीं टूटना चाहिए ना, ये भी एक होता है। We don't have space। नहीं, you are always welcome। Okay। जाहिर है कि आप स्ट्रेटली तो किसी से नहीं कह सकते ना कि आपकी आवाज ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, तो आप उसको कुछ ट्रिकी जवाब या उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे देते हैं कि अगर आप इस तरह से वर्कआउट करें, कुछ दिन बाद हम दोबारा से आपको ऑडिशन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या बेहतरी आई। तो इस तरह भी होता है। कभी ऐसा भी होता है कि आवाज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन कंटेंट नहीं होता आपके पास बोलने के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी इज अ मेजर पार्ट की। अगर आपके पास वोकैबुलरी है तो आप बोल सकते हैं और बहुत देर तक बोल सकते हैं। लाइक अदील सेड और सलमीन भी माशाल्लाह मॉर्निंग शो में जो आपका जो उनका एक यूएसपी है कि आप जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बात करते हैं। और आपके पास जब नॉलेज है तो लोग एक नॉलेजेबल पर्सन को सुनना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप उन्हें घुमा सकते हैं इजीली लेकिन स्ट्रेटली किसी को जाहिर है कि आप मना कर देंगे, you cannot be RJ। सलमीन आपसे भी जी सॉरी सलमीन अच्छा मैं सही बताऊं तो मुझे पता था सलमीन, लेकिन जिसने मुझे आज कहा ना सलमीन, उनसे मैं पूछूंगा बाद में। अच्छा मुझे सलमीन ये बताएं कि कैमरे के जरिए कनेक्टिविटी ज़्यादा आसान आपको लगती है कि माइक्रोफोन के जरिए कनेक्टिविटी लोगों के साथ लिसनर्स से ज़्यादा आसान लगती है? देखिए आसान वो चीज़ है जिसको आप आसान बना लें। इफ़ यू थिंक ऑफ इट एज अ चैलेंज एंड यू कांट डू इट, देन यू वोंट रियली बी एबल टू मेक इट ईजी। जब शुरुआत की थी, एंड बिकॉज ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब समय FM ज्वाइन किया था, आई वॉज द ओनली पर्सन जो बिना रेडियो एक्सपीरियंस के हायर हुई थी। जीरो रेडियो एक्सपीरियंस। मैं हो सकता हूँ आपके पास तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी सिर्फ हमें कैमरा बंद देखिए मैंने ऑन एयर ना पक्का कर लिया काम कर लेते हैं सर, अदली बदली कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। बल्कि यूं करते हैं एक शो आप यहाँ कर लें, एक शो मैं वहाँ कर लेता हूँ। सो उन्होंने हायर ही इस बेसिस पे किया था कि अंदाज़े बयां, तलफ़्फ़ुज़ उनको पसंद आया था एंड वॉइस क्वालिटी उनको मुनासिब लगी थी। बट इन टर्म्स ऑफ कि टीवी के सामने या स्क्रीन के सामने जब फेसबुक लाइव फर्स्ट टाइम हुआ था, वो इसलिए इंटरेस्टिंगली चैलेंजिंग लगा था बिकॉज आप फेसबुक लाइव जब कर रहे हैं तो आप उनसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, रेडियो ऑडियंस के मुताबिक उनसे भी। इट्स नॉट द सेम थिंग। फिर कमर्शियल ब्रेक आई, जैसी आई वो आपको ऑडियंस लाइव देख रही है, जिस तरह यहाँ पे ब्रेक होता है, आप लोग चाय पीते हैं, यू नो रिलैक्स। You can't do that on Facebook Live. Oh, yes. So that क्योंकि आप लाइव हैं और लोग आपको देख रहे हैं, आप फोन ऐसे रख दिया करें। बहुत तरीके हैं ट्रेड के पास, बहुत तरीके। So it's an interesting challenge. I think जिम्मेदारी शायद रेडियो की और ज़्यादा है। और ज़्यादा। I think और ज़्यादा है because आपके आवाज़ के ज़रिए आपका जो कंटेंट है, जया साहब कह रहे थे, जितनी रिसर्च मैंने पिछले 8 साल में की है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं की होगी। बिकॉज यू हैव टू बी हैंड्स ऑन अबाउट एवरीथिंग। आपको आपकी ऑडियंस हर तरह की है, हर तरह का जॉनरा है, हर तरह का एज ग्रुप है, हर तरह का सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी है। तो आपको दर्जी भी सुन रहे हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लोग भी सुन रहे हैं, आपको आर्म्ड फोर्सेस भी सुन रहे हैं, और ये पता चलता है। तो यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। तो वो एक चैलेंज है कि आपने कोई बोंगी नहीं मारनी है। एट द सेम टाइम आपने जब बात करें तो वो हर तबके के लिए हो, ताकि रिलेटेबल भी हो, वो समझ भी पाए, ना कि वो इतनी हाई लेवल कोई बात आ जाए कि जो कोई और समझ ही ना पाए, तो बड़ा
आपको ना मिक्स रखना पड़ता होगा। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, फेसबुक के आने से क्या हुआ कि अब प्रेजेंटर्स को बहुत तैयार रहना पड़ता है। बिकॉज पहले जस्ट माइक्रोफोन था ना, आपको कोई देख नहीं रहा होता। आज आप तैयार होके आते हैं बिकॉज आप ऑन स्क्रीन भी हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ गया। रेडी शेडी होना पड़ता है। एब्सोल्यूट रेडी शेडी होना पड़ता है। मतलब वैसे भी वी वुड बी इन नॉमिनल हालात, लेकिन अगर कभी एक आध बार जो ट्रैक सूट में आ गए हैं हम, वो नहीं अब कर सकते हैं। सोशल मीडिया की टीम भी है, वो एक्सपैंड की है, उनको कभी कोई तस्वीरें चाहिए, आप अपने आप को पोस्ट अपनी तस्वीरें लेके पोस्ट कर रहे हो। सो इट्स लाइक एनी अदर ऑफिस कि आपको डेली अब थोड़ा सा तरीके का बन के जाना होता है। लेकिन सलमीन, हमें तो ब्रेक मिल जाती है ना पफिंग के लिए, वहाँ तो फेसबुक लाइव में पफिंग के लिए ब्रेक भी नहीं मिलती। तो फिर क्या करती हैं? फिर क्या करती? I go with the flow. Okay. I go with the flow. Yes, you always go with the flow. लेकिन मुझे एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्या आपने बचपन से सोचा था कि अच्छा मैंने आरजे बनना है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश है कुछ ना कुछ करना है, सोचा क्या था, या फिर हादसाती तौर पे आ गई? देखिए, हादसाती तौर पे नहीं, जीन्स में मीडिया है बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई सिस्टर। माई सिस्टर वॉज अ ह्यूज वॉइस इन रेडियो, माई फादर वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ टेलीविजन। तो जेनेटिकली कीड़ा था, अब उसको एक्सप्लोर नहीं किया था कभी भी नहीं। ना वालिद साहब ने कभी कहा कि हम आपको ले जाते हैं और कोई नौकरी दिलवा देते हैं। समा FM was about to be launched and somebody recommended कि सलमीन speaks very well, क्योंकि मैं होस्टिंग करती थी, मैं ट्रेनिंग करती थी, तो इन चीज़ों से मेरा वास्ता रहा था। और ऑडिशन हुआ, 4 डिफरेंट लोगों ने 3 डिफरेंट सिटीज़ में मेरा ऑडिशन लिया था। जी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गए। ये जो आपने पॉइंट मार दिया ना मुझे सलमीन, कि मैं ऐसे नहीं जा सकता वहाँ पे, ऐसे तो ना करें यार। नहीं, आप ऐसे ही आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं, आप मोस्ट वेलकम एनी टाइम। सो ये जो आप कह रही हैं, एक फैसिनेशन थी कि आवाज को इस्तेमाल, ये मुझे फैसिनेशन हमेशा थी, that I wanted to use my voice and reach out to a bigger audience. ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आगे फिर सफर बहुत खूबसूरत। क्या बात है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप दोनों से कि उस टेबल की तरफ चलते हैं, क्योंकि यस बिकॉज़ समा टीवी 13 years and समा FM of 8 years और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे, तो हमने सोचा कि आज ना एक केक में सारनु पुख्ता हो। सर प्लीज दिस साइड। और सलमीन, क्योंकि आप तो डे 1 से हैं समा FM के साथ, हमने तो सर भी तो आप दोनों से ही हम केक कटवाएंगे। ये मैं इस तरफ कर हाँ ना, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप केक काटें। हमने इसीलिए कैंडल्स नहीं रखेंगे, अगर हमने कैंडल्स को फूंक मार कर बंद किया। चलिए जी, चलिए जी, नीचे से या ऊपर से, अप टू यू, जहां से आपका दिल कर रहा है। हम नया दिन से शुरुआत करते हैं। आप नया दिन को काटना चाहती हैं? नहीं, हम नया दिन। चलिए ठीक है जी। हैप्पी बर्थडे समा टीवी, हैप्पी बर्थडे समा FM एंड हैप्पी बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं आप स्पून से खिला सकती हैं? मैं खिला सकती हूँ सलमीन और जनाब बड़े मजे का मुझे तो लग रहा है, और आपको मुझे मीठे का कितना शौक है। चलिए जी, हम ये केक एंजॉय कर रहे हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए, और प्लीज ऐसा इवेंट हो या कोई और भी इवेंट हो, जहां पर भी जाएं प्लीज एहतियात के साथ जाइए, मास्क पहनकर जाइए, इस डिस्टेंसिंग को जो हमने इंश्योर किया आप भी इंश्योर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुलाकात करेंगे मंडे को, बट प्लीज कीप वॉचिंग समा टीवी, कीप लिसनिंग समा FM। अल्लाह हाफिज।